स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और बाजार में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार होते हुए दिख रहा है। सुस्त शुरुआत हुई थी, उसके बाद बाजार थोड़ा फिसले, फिर अच्छी रिकवरी भी आती हुई गई, पर रिकवरी बाजार ने सस्टेन नहीं कर पाई। तो परेशानी यही है, रिकवरी तो आई पर बाजार उसे सस्टेन नहीं कर पाया और वापस आप देख रहे हैं परेशानी बढ़ती हुई दिख रही है। इस समय की बड़ी बातें सबसे पहले देख लेते हैं और फिर आगे का एक्शन आपको समझाएंगे। बिकवाली हावी होती हुई दिख रही है, 15,800 पर निफ्टी है। अच्छी बात है कि कल के लोज को बाजार ने तोड़ा नहीं है, उन्हीं के पास से रिवर्स हुआ। पर बुरी बात यह है कि ऊपर चढ़ने में परेशानी आ रही है। बैंक्स पर एक बार फिर से ज्यादा दबाव बन रहा है। 32,600 के नीचे बैंक निफ्टी आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। बैंक्स के अलावा बाकी फाइनेंशियल्स, मेटल्स और ऑटो में भी आज आप गिरावट का ट्रेंड देख रहे हैं। डिफेंसिव से थोड़ी सपोर्ट आपको आते हुए दिख रहा है। आईटी और फार्मा यहां पर हल्की खरीदारी हो रही है, पर उसके सामने डाउ फ्यूचर्स यहां पर थोड़ी बढ़त आई है। अगेन काफी उतार चढ़ाव वाला एक्शन हुआ है। सुबह 100 पॉइंट ऊपर थे डाउ फ्यूचर्स, फिर 100 पॉइंट फिसले, अब वापस 125 पॉइंट्स ऊपर हैं और यूरोप के बाजारों में मिला जुला कारोबार है। बट इस बीच निकल पर रखिए नजर, क्योंकि 2 दिनों में प्राइस डबल हो गए हैं और क्योंकि इतनी बड़ी तेजी इसमें आती हुई दिख रही है, तो LME लंदन मेटल एक्सचेंज दिया गया है। हमारे बाजारों में देखें तो आपने ऑलरेडी आज भी एक बड़ा उछाल निकल के दामों में आते हुए देखा है। फिलहाल अगर आप देखें तो 45% ऊपर सर्किट पर हमारे बाजार में दाम अटके हुए हैं। अब देखेंगे यहां से सर्किट खुलता है कि नहीं, क्योंकि कल हमने देखा लगभग 75% इंट्राडे में मूव आई थी और 67% ऊपर निकल बंद हुआ था। क्योंकि इंटरनेशनली भी ऐसे ही मूव हुआ, तो आज के लिए LME लंदन मेटल एक्सचेंज पर निकल की ट्रेडिंग रोक दी गई है। MCX पर 45% ऊपर है। 2 दिनों में निकल के भाव डबल हो चुके हैं और सुबह हमने आपको इसके इंपैक्ट के बारे में भी बताया था, किसे फायदा होता है, किसे नुकसान होता है। बट बड़ा एक्शन आपको निकल में ही आते हुए दिख रहा है। बाकी कमोडिटीज में भी बड़ी तेजी है, बट निकल पर ट्रेडिंग रोक दी गई। अनिल जी, गुड आफ्टरनून सर। पहली बार आई थिंक मैं ऐसा देख रहा हूं कि किसी कमोडिटी में इंट्राडे ट्रेडिंग को रोकना पड़ा है, क्योंकि 2 दिनों में सर प्राइसेस डबल हो गए हैं इसके। मतलब ऐसा यही वाली बात है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबनॉर्मल सिक्स सिग्मा इवेंट्स जिसको बोलते हैं वो वाली चीज़ें, क्योंकि जब एक ज़माने में $35 माइनस में क्रूड गया था, वो भी रोज़ नहीं होता, निकल के दाम रोज़ 100% नहीं बढ़ते। तो ये तो एबनॉर्मल सिचुएशन है और इसमें न सिर्फ मतलब जो डर है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो विवाद है उसके चलते हुए निकल की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ेगा, बल्कि काफी ट्रेडिंग पोजीशंस भी है जो लॉन्ग शॉर्ट वाली होती है। कुछ कह रहे हैं शॉर्ट स्क्वीज हुआ है, बहुत बड़ा शॉर्ट स्क्वीज 100% है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। अचानक से ऐसा थोड़ी कि जो 4% निकल स्टील में यूज होता था वो 8% हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जितना लगता है उतना ही लगेगा। और ऐसा तो है नहीं कि अचानक से युद्ध हुआ तो आपने हमने सबने स्टील 2 गुना 4 गुना खरीदना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें को सिर्फ और सिर्फ इस एंगल से मत देखिए, क्योंकि हमें तो भाव अगर 100% बढ़ जाए तो हमें तो दिखाना, बताना और समझाना जरूरी है। बट इफेक्टिवली देखा जाए तो इसमें डिमांड सप्लाई कम है, फियर ग्रिड फैक्टर ज्यादा है और इस बात का ज्यादा एक्शन है कि अगर लोग शॉर्ट हैं तो वो हर एक लेवल पर काटने के लिए तैयार बैठे हैं और जैसे जैसे शॉर्ट काटते हैं वैसे वैसे और ऊपर जाता है, और शॉर्ट होते हैं और ऊपर जाता है। ये वो स्पाइरल इफेक्ट है, जैसा आप मंदी के वक्त देखते हैं ना कि बाजार गैप से नीचे खुले, गैप से नीचे खुलने के बाद और गिरते हैं थोड़ा, क्योंकि किसी के मार्जिन कॉल्स या मार्क टू मार्केट लॉस आते हैं, स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं। जब उनके ट्रिगर होते हैं बायर नहीं तो और ज़्यादा जब गिरते वक्त भी आपने अभी देखा है, हफ्ते 2 हफ्ते ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। करेक्ट, सिमिलर सिचुएशन बढ़ते वक्त भी है। अब वो मार्केट में हो, किसी स्टॉक में हो या किसी कमोडिटी में हो, वो एक अलग बात है। तो निकल की तेजी पूरी तरह से डिमांड सप्लाई जो स्टॉक मेटल एक्सचेंजेस पे है उसके चलते काफी कुछ होती दिख रही है। फंडामेंटल कारण कम है, जियोपॉलिटिकल कारण ज्यादा है और उसके बाद डिमांड सप्लाई वाले कारण ज्यादा है। डिमांड सप्लाई एक्सचेंजेस पर, करेक्ट, न कि ग्राउंड पर कोई निकल की डिमांड ऐसा नहीं कि अभी तक तो लगे ही नहीं है सर रोक। रशिया के तो अभी तक सप्लाई खत्म ही नहीं हुआ, तो कहाँ से ये हो रहा है? तो ये शॉर्ट जो इसको बेयर ट्रैप कहते हैं, जो मंदी करने वाले लोग वहां जाकर फंसे हैं निकल में, वो होता हुआ साफ दिख रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सर। चलिए, निकल में तो लोग अटक गए, बट अच्छी बात है आप आए स्क्रीन पर सर, बाजार रिकवर हो गया। एक बार निफ्टी को पुल अप कर देते हैं इससे पहले कि फिर से नेगेटिव हो। दोबारा बाजार पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया। काफी उतार चढ़ाव वाला सेशन रहा है सर, बट कल के लो को रिस्पेक्ट किया जो हम सुबह बात कर रहे थे, और वहां से फिर बाजार एटलीस्ट एक बार फिर से दूसरी से रिकवरी इस समय अटेम्प्ट करते हुए दिख रहा है सर। ये जो आज का बाजार है दीप, ऐसा मुझे चाहिए। हाँ। आप कहते भी हैं। हाँ, मैं कई बार कहता हूँ ऐसा। और आज के बाजार में सबसे बढ़िया चीज क्या हुई? सबसे बढ़िया चीज हुई कि सुबह ओवरसोल्ड मार्केट को एक रिकवरी देनी थी, रिकवरी मिली आपको, और उस रिकवरी में आप 15,850 के आसपास पहुंचे थे। यस सर। वहां से जो फॉल हुआ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था और वो बहुत जरूरी था जी।
इस फॉल में बची खुची काफी कमजोर लॉन्ग्स आपकी खत्म हो गई, या सुबह के सत्र में अगर किसी ने तेजी की पोजीशन बनाई, उनके स्टॉप लॉस सबके ट्रिगर हो गए। क्यों हुए? क्योंकि कल के लोज के नीचे आप गए, 15,711 के नीचे आप गए, 15,671 का लो बनाया। और इसीलिए दीप आज सुबह मैंने रेंज आपको बड़ी दी थी खरीदने के लिए, क्योंकि आपको 15,525 से 15,725 की रेंज में रहना है, क्योंकि एक झटका लगना था, वो झटका किस लेवल तक आएगा वो पता नहीं होता। करेक्ट सर। और इसीलिए आपकी तैयारी पूरी रहनी चाहिए। तो आप देखिए एग्जैक्टली उस रेंज में आकर बाजार ने 15,671 पे लो बनाया। बैंक निफ्टी ने कल के लोस को हल्के से तोड़ा। कल का लो था आपका 32,375, आज आपने बनाया 32,155 का। बस वहां से स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए ये नीचे गया। हाँ। और वहां से जो कमजोर ट्रेडर्स की पोजीशन खाली होकर अब ऊपर की तरफ आने की कोशिश होती हुई दिख रही है। तो ये वोलेटिलिटी कई दिनों बाद पहली बार देखिए, कई दिनों बाद आपने पहली बार वापस बाजार को हरे निशान में देखा है। देखिए गांव गहरा है, एक दिन में भरेगा नहीं। आप ये सोचिए कि बाजार यहीं पर बॉटम हो गए और यहाँ से अब एक तरफा चलने लगेंगे या बड़े ओवरसोल्ड है, बहुत तेज रिकवरी या खरीदारी आ जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पहले वॉलेटिलिटी होगी, वॉलेटिलिटी के बाद बेस फॉर्मेशन होगा, और वो भी हो तो हो, ना हो तो वापस से नीचे भी आ जाए रुक कर, क्योंकि एक तरफा एक साथ गिरने के बाद एक जगह बाजार रुकेंगे और रुकने के बाद ताकत आजमाइश होती है। जैसे कि आपने बीच में देखा 8 दिन लगातार गिरे, उसके बाद 2 दिन बाजार बढ़े, ऐसा लगे कि सब कुछ ठीक होने की तैयारी में, उसके बाद एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर फिर से आया तो आप नीचे आ गए। सो ये 1-2 दिन आपको चाहिए बढ़ने के पहले रुकने के लिए। सो मेरे ख्याल से रुकने वाली प्रोसेस की शुरुआत हुई है। अब कितनी टिकाऊ है, कितना है, डाउ फ्यूचर्स मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम वही है, आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, न रशिया पर, न यूक्रेन पर, न किसी देश पर, न डाउ फ्यूचर्स पर, और न हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी पर। ये वोलेटाइल रहेंगे, थोड़ा रहेंगे, लेकिन जिस प्रोसेस में आप देख रहे हैं बाजार को, ये प्रोसेस आमतौर पर एक तरफा गिरावट के बाद जब इस तरह की एक वोलेटाइल प्रोसेस बनती है तो धीमे धीमे बाजार बेस फॉर्मेशन का काम करते हैं, जिसकी शुरुआत हुई है। अब इस शुरुआत को हम वाकई में बेस फॉर्मेशन मांग लें, इसका जवाब मेरे ख्याल से 1-2 दिन में मिलेगा। लेकिन कम से कम ये है कि कोई तो खरीदना चाहता है, ये बड़े दिनों बाद दिखा है। और उसका संकेत एक और दीप यह है कि आज सुबह से आप देखिए मार्केट ब्रेड्थ बेहतर है। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या डेफिनेटली सुबह से ज्यादा रही है गिरने वालों के मुकाबले में। तो कुछ कुछ संकेत ऐसे आ रहे हैं कि बाजार गिरते गिरते थक गया, थोड़ा रुकना चाहता है, लेकिन बढ़ने का जोश, चाहत, उमंग, उत्साह है, ये अभी तक संकेत दिखने बाकी है। और ये मुझे दिखेंगे एक ही लेवल पर। जब तक आप 16,150, 16,200 के ऊपर नहीं निकलते हैं, तब तक कोई जोश में आने की जरूरत नहीं है। समझ गया। तब तक आप सेल ऑन राइज है। जब तक 34,900, 34,100 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं आता है, तब तक आप सेल ऑन राइज है। तो ये चलता रहेगा, बट जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। चलिए, तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, रिकवरी आ रही है, अब थोड़ा कन्विक्शन और आ जाए तो बाजार में बढ़िया माहौल रहेगा। चलिए, हमारे सारे एक्सपर्ट से भी जुड़ते हैं और जुड़ते हैं वरुण और कुशल के साथ भी, जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और साथ ही आज के खबरों वाले शेयर्स। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं, आपसे करते हैं शुरुआत ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आप देखिए यहाँ पर पीएम मोदी आज शाम 6 बजे कच्छ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक सेमिनार जो है एड्रेस करेंगे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के द्वारा। साथ ही आप देखिए यहाँ पर एप्पल लॉन्च इवेंट आज रात 11:30 बजे होता हुआ दिखेगा, तो वहाँ पर भी हमारी नजर आएगी। और यूरोप के चौथी तिमाही के जीडीपी आंकड़े आते हुए नजर आएंगे। बुधवार कल के दिन टीसीएस का जो 18,000 करोड़ का बाईबैक है वो खुलेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया था साइरस मिस्त्री द्वारा, मिस्त्री वर्सेस टाटा केस में, उसकी हियरिंग है। और पीएनबी हाउसिंग, यहाँ पर फंड रेजिंग पर बोर्ड बैठक होने वाली है। पेन्नार इंडस्ट्रीज पर भी नजर रखिए, बाईबैक को लेकर यहाँ पर ये बोर्ड बैठक होगी। साथ साथ पोस्ट बजट सेमिनार ये भी जो है कल के तारीख में होता दिखेगा, जिसमें जो प्रधानमंत्री मोदी जी है वहाँ पर उनका वक्तव्य रखा जाएगा। साथ ही कैबिनेट की सीसीए की 11 बजे की मीटिंग है, यहाँ पर भी नजर रखिए। और अंतरिम डिविडेंड 13 रुपये प्रति शेयर का वेदांता में जो दिया गया था उसकी एक्स डेट होगी कल। गुरुवार 10 मार्च असेंबली इलेक्शंस के जो 5 राज्यों में होते हुए दिखे थे उसके नतीजे आते हुए दिखेंगे। एग्जिट पोल्स हम देख ही रहे हैं। साथ ही जीएसपीएल यहाँ पर कंपनी की बोर्ड बैठक होगी अंतरिम डिविडेंड को लेकर। और एक्स डेट काफ़ी सारे स्टॉक्स ट्रेड करेंगे, जिसमें ईआईडी पैरी अंतरिम डिविडेंड पर, बीसीएल इंडस्ट्रीज, एक तो ये स्टॉक स्प्लिट जो हुआ था और साथ ही जो बोनस इशू यहाँ पर जारी किया गया था, उन दोनों की एक्स डेट है। विशाल फैब्रिक्स, यहाँ पर भी बोनस शेयर जारी किया गया था, इसकी भी एक्स डेट है। और ग्लोबल इवेंट के हिसाब से यूएस में जो महंगाई आंकड़े हैं, सीपीआई आंकड़े फरवरी के, वो भी आते हुए दिखेंगे गुरुवार 10 मार्च को। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। कल कैबिनेट की भी बैठक होने वाली है, इस पर भी आपको रखनी है नजर, और भी ढेर सारा एक्शन बाजार में बनते हुए दिखेगा। आज का एक्शन कहाँ रहा है, कौन से स्टॉक्स हैं फोकस में, आइए जानते हैं वरुण के साथ। गुड आफ्टरनून वरुण, बताएं।
गुड आफ्टरनून दीप। तो सबसे पहले एलेम्बिक फार्मा, इस कंपनी की एक जेवी है, उसे यूएस एफडीए से एक दवा के लिए मंजूरी मिली है। स्किन से जुड़ी बीमारी की दवा है जिसके लिए मंजूरी मिली है। एमएनएम, इस कंपनी ने अपडेट दिया है कि फरवरी में कमर्शियल व्हीकल का उत्पादन जो है उसमें साल दर साल करीब 41% के आसपास की बढ़ोतरी देखी गई है। इन्फोएज, इस कंपनी ने एक डेटिंग ऐप में 76% के आसपास का हिस्सा खरीदा है 91 करोड़ में। रामकृष्ण फोर्जिंग, इस कंपनी ने एक अपडेट दिया है कि लाइट व्हीकल सेगमेंट में इस कंपनी ने एक्सेल मैन्युफैक्चरर्स के साथ एक करार किया है। 5 साल के लिए करीब 70 करोड़ के आसपास की इस कंपनी को आय मिलेगी। यहाँ से कोजेंसीज के हवाले से खबर आई है कि फिर से एक बार कोल इंडिया के दाम बढ़ाने की प्रस्ताव जो है उस पर विचार किया जा रहा है। कोल की कीमतों में 10% के आसपास की बढ़ोतरी का विचार किया जा रहा है। ये कोजेंसीज के हवाले से खबर आई है। श्रीराम सिटी यूनियन, 27 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान इस कंपनी ने किया है। ब्लॉक डील्स हुई है ओएनजीसी में 19 लाख शेयर्स की, एसबीआई में 24 लाख शेयर्स की और एक्सिस बैंक में 20,70,000 शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे खबरों वाले शेयर, ब्लॉक डील वाले शेयर। आइए बढ़ते आगे। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी अब दिन के हाई पॉइंट पर 15,900 पर पहुंचता हुआ दिख रहा है, तो निफ्टी में अच्छी मजबूती बनने के आसार आते हुए दिख रहे हैं। सेंसेक्स 200 पॉइंट ऊपर है और बैंक निफ्टी अपनी कमजोरी कम करता हुआ अब 125 अंक ही नीचे रहा है। दीप, पूरे संकेत इस वक्त बन रहे हैं कि थोड़ा बाजार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आइए पहला बिगुल चार्ट कॉर्नर का कुणाल जी राकेश जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी देखिए, पहले तो एक अपडेट है जो आज सुबह वुमेन डे स्पेशल पिक दिया था अनिल जी, सिप्ला वो भी 2.5% से ऊपर हुआ है। और अभी जो चार्ट कॉर्नर पिक है वो ओवरवेट खरीदारी की राय है। स्टॉक है विप्रो, इसको मंडे को मैंने अनिल जी पिक ऑफ द वीक में भी दिया था। टेक्निकल पैटर्न काफी अच्छा है। अब तो शॉर्ट टर्म चार्ट पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और 12 से 15 रुपए के अप्रूव के लिए स्टॉक एकदम भागने दौड़ने को तैयार है, तो खरीदें विप्रो। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, आईटी स्टॉक्स में जबरदस्त कंसोलिडेशन और अब ब्रेकआउट्स आते हुए दिख रहे हैं। लगातार मैं और राकेश जी 3 दिनों से आईटी स्टॉक्स में खरीदारी की कवायद कर रहे हैं और अब बारी है विप्रो की। बाय करके चले। यहां पर जो स्टॉप लॉस है वो 572 पर 572 पर रख करके बाय करना है। पहला टारगेट होगा 595 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 610 रुपए का। तो 610 के टारगेट के लिए विप्रो में खरीदारी कराए। 595, 610 दो टारगेट करें खरीदारी। यहां पर विप्रो में ये राय है आपके लिए इस वक्त आती हुई वागले कुणाल जी राकेश जी की तरफ से। वागले साहब का नाम आ गया मुंह पर, इसका मतलब क्लियर कट है, वागले साहब भी तैयार है अपने बिगुल के साथ। वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी, सन फार्मा में बाय करना है। 847, 848 का भाव है। जैसे ही 850 के पार निकलेगा इस पे 15-20 रुपए की मूव आज के दिन में ही आ सकती है, जो मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। इसको अभी बाय करके चले 847, 848 में। 840 का स्टॉप लॉस होगा, 849 के 40 के नीचे का, और इसका टारगेट होगा 870 आज या मे बी कल सुबह तक का। सन फार्मा है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई इस वक्त वागले साहब की तरफ से। तो आईटी और फार्मा दो तो स्पेस ऐसी होगी जहां पर आपके लिए खरीदारी करने का मौका बनता हुआ नजर आ रहा है। सुमित जी भी तैयार है अपने सुपरहिट शेयर के साथ। बताएं सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। मार्केट्स के अंदर एक अच्छी रिकवरी आई है और मेरे को लग रहा है कि मार्केट यहां से और अच्छा ऊपर का मूव दिखाएगा। इसके लिए बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है अभी 319 रुपए, 320 रुपए। स्टॉक का नाम है डीएलएफ ओवरसोल्ड लेवल से बाउंस बैक का अभी शुरुआत कर रहा है, कल का हाई ब्रेक कर रहा है और ये यहां से अच्छा मूव ऊपर को दिखाने को तैयार है। 310 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के डीएलएफ में यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 330 रुपए से लेकर 335 रुपए ये इमीडिएट पुल बैक बाउंस बैक के टारगेट होंगे। 335 के ऊपर सस्टेन किया तो रैली एक्सटेंड होगी और 345 रुपए तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ऑप्शन के जरिए भी यहां पे ट्रेड लिया जा सकता है। 330 वाला कॉल 14 रुपए, 14.5 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है। 10 रुपए के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी करें और ऊपर के अंदर 20 रुपए से लेके 24 रुपए तक के टारगेट 330 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्पॉट लेवल में 330 से 335 के टारगेट होंगे 1 से 2 दिनों के। तो डीएलएफ में खरीदारी करने की राय 310 का लगाएं स्टॉप लॉस और साथ ही साथ आपको रखना है टारगेट 330 और 335 का। कुछ और बढ़िया बेहतरीन शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट भी आपके सामने आने की तैयारी में, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। उससे पहले आइए फोकस करते हैं एक बड़ी खबर पर। हमारे संवाददाता ब्रजेश कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और ब्रजेश बता रहे हैं
जो एनपीएस और जो मुश्किल में भरे लोन्स हैं उनको लेकर जो बैड बैंक की स्थापना हुई थी उसमें किस तरह की प्रोग्रेस होती दिख रही है और किस तरह के लोन्स उसमें लिए जाने की संभावना बन रही है, इस पर ब्रजेश लाए हैं कुछ खास इन्फॉर्मेशन। ब्रजेश बताइए। जी बिल्कुल, जब ये ऐलान बैड बैंक बनने के साथ ही ये हुआ था कि अब अकाउंट लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो सरकार का मैंडेट ये है कि 31 मार्च तक कम से कम 15 जो बड़े अकाउंट थे जो आइडेंटिफाई किए गए थे उनको एनआरसीएल लेना शुरू कर दे। तो एनआरसीएल ने इसके लिए जो बेसिक प्रक्रिया है वो शुरू कर दिया है। कंसल्टेंट अपॉइंट करने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। ये कंसल्टेंट सबसे पहले ये देखेंगे कि जो एसेट्स हैं यानी जो भी लोन अकाउंट हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, साथ ही उनका लीगल स्टेटस क्या है। तो ये सारा सब कुछ चेक करके एनआरसीएल को बताएंगे और इसको लेकर के एनआरसीएल ने मीटिंग की थी पिछले महीने, जिसमें EY, डेलॉइट, अल्वरेज मार्शल, SBI कैप्स, BOB कैपिटल जैसे कंसल्टेंट को बुलाया गया था। यहाँ पर अगर देखें तो जो पहले जो बड़े 15 खाते हैं उसमें से जो है SBI के 8 खाते हैं जिनमें करीब 32,700 करोड़ रुपए की रकम है। और उसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा बैंक होगा इसमें जिसको लाभ मिल सकता है अगर ये खाते एनआरसीएल के पास चले जाते हैं तो IDBI बैंक होगा। करीब 12,800 करोड़ रुपए का ये लोन खाते जो हैं यहाँ पे। तो ये जो है प्रोसेस शुरू हो रही है और सरकार ने जैसा कहा है कि 31 मार्च तक कोशिश करनी है कि जो 15 के 15 अकाउंट हैं वो ले ली जाएं या ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी अकोमोडेट किया जा सकते हैं वो सारे अकाउंट NARCL के पास के खाते में पहुंच जाएं। तो उसकी प्रोसेस जो है कहें तो एक तरह से शुरू हो गई है। तो बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। एसेट रिकवरी कंपनी, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो बात चल रही थी, फाइनली कुछ अकाउंट्स इसमें आइडेंटिफाई हो गए हैं और उसी पर प्रोसेस भी आपको चलते हुए दिख रहा है। 35 अकाउंट्स की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होती हुई दिख रही है। एंड ऑफ कोर्स कुछ लेगेसी एनपीए अकाउंट्स हैं जहाँ पर फाइनली कुछ रेजोल्यूशन है, एटलीस्ट बैंक्स की तरफ से उनके बैलेंस शीट का स्ट्रेस कम होते हुए दिखेगा। एक बार जरा राय ले ली जाए कुछ बैंकिंग नेम्स पर। SBI इस समय एक बार इस पर लेते हैं नजर, क्योंकि बैंक्स में उतनी रिकवरी नहीं रही है जितनी आप बाकी शेयर्स में इस समय आते हुए दिख रहे हैं। नितिन जी भी हैं हमारे साथ तैयार। नितिन जी गुड आफ्टरनून। जरा SBI का चार्ट देखें सर, क्या राय बनती है इस पे? देखिए, मार्केट में जो बाउंस, ये एक तरीके से बाउंस है। ओवरऑल अभी भी लग रहा है कि मार्केट वीक है और SBI में या बैंकिंग में बहुत ज़्यादा बाउंस हम लोग नहीं देख रहे हैं। और SBI अभी करीब 431 के आसपास है, बट इसमें काफ़ी रेसिस्टेंस 440-450 की कॉल में डेवलप हो गए हैं और वहाँ पे कॉल राइटिंग भी हो रही है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बाउंस करेगा। हो सकता है 430, 35, 40 ये रेसिस्टेंस जोन है और नीचे की तरफ 420 से लेकर 410 की तरफ जा सकता है। तो ओवरऑल अभी भी डेटा नेगेटिव है बैंक निफ्टी में और SBI में। अगर कोई बाउंस आता है तो वहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। तो बाउंस पे एग्जिट करें फिलहाल उतना कन्विक्शन नहीं है जहां तक बात है SBI की, पर कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन बन रहा है और अच्छी मूव भी आती हुई दिख रही है इस समय। नजर रखिए PVR पर, ये अच्छी रिकवरी के मूड में है। आज सुबह भी एक्शन दिखा रहा था, अब और भी एक्शन दिखा रहा है। विश्वेश जी जरा PVR का चार्ट देखें, 4.5% ऊपर PVR, क्या राय है सर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, मोरलेस PVR का चार्ट रिलेटिव टू मार्केट देखेंगे तो मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्गर है। 1500 इज़ अ वेरी वेरी गुड सपोर्ट। अब ये बात है कि मार्केट क्या रिएक्ट करता है, तो मुझे लगता है कि जल्दी नहीं करनी चाहिए। या तो 1700 के ऊपर लो, जो सुनने में थोड़ा बड़ा लगता है, या तो फिर 1500 के नज़दीक लो, क्योंकि मुझे संभाव ऐसा लगता है मार्केट में अभी भी पेन पेंडिंग है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। और ये जो हाई लेवरेज स्टॉक्स होते हैं इनमें ऑन अ बैड डे शायद बड़े कट आते हैं। तो इवन दो स्टॉक इज़ गुड, आउट परफॉर्मिंग द मार्केट, 1500 का लेवल वुड बी द गुड लेवल जहां पे हम इसको कंसीडर कर सकते हैं खरीदने के लिए। 1500 के लेवल पर यहां पर आपको कंसीडर करना चाहिए। इस बीच एक बढ़िया स्पाइक एक FMCG दिग्गज पर आ रहा है और वो है टाटा कंज्यूमर। कुणाल जी, टाटा कंज्यूमर का चार्ट देखें सर, बहुत बड़ा स्पाइक आ रहा है, 4% ऊपर। वैसे FMCG के लिए उतना अच्छा समय नहीं रहा है, बट इस चार्ट में क्या चल रहा है सर? देखिए दीपांशु, अभी मैं और राकेश जी टाटा कंज्यूमर पर ही अपनी नजरें जमाए हुए थे। बड़ा अच्छा एक कंसोलिडेशन यहां पूरा हुआ है। इंट्राडे चार्ट्स पर डबल बॉटम पैटर्न पूरा हुआ है और जो डेली चार्ट्स हैं उस पर भी ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो बिल्कुल टाटा कंज्यूमर में एक पुलबैक की पूरी संभावना है। काफी पिटाई FMCG स्टॉक्स की हो चुकी है। इसके लिए एक लेवल है जो 690 रुपए के आसपास है। 690 जैसे ही टाटा कंज्यूमर पार करेगा, आपको इसमें 725 रुपए तक की एक रैली बनते हुए दिखेगी। तो मेरी राय में जिनके पास है वो होल्ड करें। नई खरीदारी की सोच रहे हैं तो 690 के ब्रेकआउट पर टाटा कंज्यूमर में खरीदारी कराएं।
तो ये है आपके लिए टाटा कंज्यूमर, इस पर एक बढ़िया मूव आपको आती हुई दिख रही है। चलिए नजर रखते हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर मोमेंटम बन रहा है, बट एक स्पेस जहां पर आपको और बड़ा एक्शन बन सकता है वो है एनएमडीसी। सुमित जी चार्ट पुल अप करिए, क्योंकि इन्होंने दाम बढ़ा दिए। एक्चुअली बाजार ने एक्सपेक्ट कर ही लिया था, तो एज अ सरप्राइज नहीं आया है। लंप ओर की कीमत 400 रुपए पर टन से बढ़ाई है इन्होंने, ये इस समय आपके लिए खबर आती हुई दिख रही है एनएमडीसी की। हालांकि एंटिसिपेटेड था। लंप ओर की कीमत अब बढ़कर 6000 रुपए पर टन हो गई है, तो 400 रुपए पर टन से कीमतें बढ़ाई हैं एनएमडीसी ने। सुमित जी चार्ट पर राय दें अपनी। दीपांशु देखिए, एनएमडीसी के अंदर पोजीशन होल्ड करें। स्टॉक 200 डीएमए के पास घूम रहा है। 152.25 का भी भाव है। 155 का लेवल जैसे ही टूटेगा एनएमडीसी, तो उसके बाद मोमेंटम और बढ़ेगा और 160 रुपए से लेके 165 रुपए तक के लेवल एनएमडीसी में फिर ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। कोई भी अगर डिप आता है 148 150 की तरफ, तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चले। जल्दी ही आने वाले दिनों में 160 प्लस के लेवल एनएमडीसी में देखने को मिलेंगे। तो 160 के टारगेट्स के लिए एनएमडीसी पर रखें नजर। दाम बढ़ाने का इंपैक्ट इस पर आ रहा है, पर कमोडिटीज की बात निकली है और जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, कच्चे तेल पर तो हमने 140 के लेवल एक बार आते हुए देख ही लिए हैं, पर जो आज सुबह अनिल जी से चर्चा भी हो रही थी, क्या यहीं पर रुक जाएंगे तेल के दाम, या फिर जब एक्चुअली रशिया से ऑयल एंड गैस सप्लाई रुकेगा? अभी तक रुका नहीं है, सिर्फ एंटिसिपेशन है क्योंकि सैंक्शंस लग गई हैं, तो कब एक्शन आएगा? अभी तक कुछ एक्शन हुआ नहीं है, बट जब रुकेंगी तब क्या होगा, इस पर कुछ कमेंट्री आई है और समझते हैं इसके इम्पैक्ट को और क्या लेवल्स उस समय दिखेंगे। आई वरुण है पूरी रिसर्च लेकर तैयार। वरुण, अभी तक तो रुके नहीं है, पर रुकेंगे तो क्या होगा? रुकेंगे तो बहुत हालत खराब हो जाएगी, ये तो सबको पता ही है। लेकिन जो लेवल्स अब निकल के आ रहे हैं ना दीप, शायद इसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। मुझे याद है इसके पहले बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने एक रिपोर्ट निकाली थी और उन्होंने कहा था कि अगर रशिया से कच्चे तेल का एक्सपोर्ट बंद हो गया तो कच्चा तेल $200 तक जा सकता है। लेकिन रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो है अलेक्जेंडर नोवाक, उनके तरफ से एक बयान आया है और उन्होंने कहा है कि अगर आप हमसे इंपोर्ट लेना बंद कर देते कच्चे तेल का, तो आप लोगों के लिए, यानी कि पूरी दुनिया के ऑयल मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। और अगर कच्चे तेल का एक्सपोर्ट जो है वो रशिया से बंद होता है तो कच्चे तेल के दाम जो है वो $300 प्रति बैरल तक जा सकते हैं, ये इनका साफ कहना है। इनका कहना है कि अगर आपने हमसे कच्चा तेल लेना बंद कर दिया तो कच्चे तेल को रिप्लेस करने के लिए यूरोप में करीब 1 साल का वक्त लग जाएगा, यानी कि रूस के कच्चे तेल को रिप्लेस करने के लिए करीब 1 साल के आसपास का वक्त लग सकता है। इनका कहना है कि अब हमारे पे लगातार सैंक्शंस लगा रहे हैं। आपने नॉर्थ स्ट्रीम 2 का जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन है उसको बंद किया है। इसके रिटेलिएशन में अगर रशिया ने नॉर्थ स्ट्रीम 1 के पाइपलाइन को भी बंद कर दिया तो इसकी एक बहुत बड़ी दिक्कत जो है वो पूरे यूरोप और पूरे ग्लोबल मार्केट्स को फेस करनी पड़ सकती है। अब ये कॉन्फिडेंस इनको कहाँ से आ रहा है? क्योंकि देखिए, दुनिया में कच्चे तेल की जो कुल सप्लाई है उसमें 10% से ज़्यादा के आसपास की सप्लाई जो है वो केवल रूस करता है। यूरोप में 25% के आसपास की जो तेल की सप्लाई है वो केवल रूस करता है और नेचुरल गैस का करीब 40% के आसपास की सप्लाई जो है वो रूस करता है। अब रूस तो अपने आप में बड़ा सप्लायर है, लेकिन अगर रूस बाहर निकल जाता है तो क्या बाकी लोग सप्लाई के लिए नहीं है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है। और ओपेक ने दरअसल इसमें आग में घी का काम किया है, क्योंकि ओपेक का कहना है कि अगर रशिया सप्लाई बंद कर देता है तो दुनिया के बाकी जितने भी कंट्रीज हैं उनके पास उतनी कैपेसिटीज नहीं है कि रशिया की सप्लाई को फुलफिल कर सके, और ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। और इसके चलते आपने देखा कच्चे तेल के दाम तो लगातार बढ़ रहे हैं और इसके लिए रशिया के डेप्यूटी पीएम बोल रहे हैं कि $300 चला जाएगा कच्चा तेल। $300 ये वो कह रहे हैं। अब तो ये भी नहीं कह सकते ख्यालों में हो। सर यूरोप का जो होगा वो होगा, हमारा क्या होगा? $300 अगर आगे। मैं तो पैदल ही आऊंगा जाऊंगा, मैं पहले से बोल चुका हूँ, या ऑफिस में ही रहूंगा, सवाल ही नहीं है। गाड़ी इस बार वर्क फ्रॉम होम का कारण कच्चा तेल बनेगा। अब तो कोविड था। सीरियसली बराबर करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है भाई, ये तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते इतना। मतलब हमारा जहाँ जरूरी है वो तो जरूरी है ही कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, और वहाँ मिनिमम बुरा हाल है। तो इसलिए हम ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस कर रहे हैं, वक्त लगेगा, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रहे हैं, एथेनॉल की ब्लेंडिंग पर फोकस कर रहे हैं। तो आई एम श्योर कि आगे चलते हुए कुछ न कुछ होगा। लेकिन एक्चुअली इस तरह के काम तभी होते हैं जब इस तरह की सिचुएशन आती है, तभी आप, नहीं तो नॉर्मल सिचुएशन में आप इस तरह की चीज़ों को पुश भी नहीं करते। अब जब बिल जब पैसे देने आते हैं तो अपने को याद आता है कहाँ बचाने, है ना। जब पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करने में, हाँ ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा ही तो है। लेकिन जब बड़ा बिल आता है तो फिर समझ में आता है बचाने का झटका भी उतना ही पड़ा। राकेश जी की विशेष टिप्पणी कच्चे तेल और बाकी कमोडिटीज़ के बढ़े हुए दामों पर, बताएं राकेश जी।
नहीं अनिल जी, मेरी टिप्पणी नहीं अनिल जी, मेरी तो आपसे गुजारिश है, वरुण को थोड़ा सा होमवर्क दें। सुबह सुबह आज की शुरुआत आपकी वरुण की खिंचाई से हुई थी, तो अगर ये $300 की कितनी प्रोबेबिलिटी अनिल जी, क्योंकि अनिल जी देखो हर व्यक्ति आप इतना पैसा लाएगा, तो मैं और कुणाल जी साइकिल तो खरीद ले इलेक्ट्रिक वाली। नहीं, 50% है आने की, आएगा या नहीं आएगा? 50% चांस नहीं आएगा। बहुत आसान से सवाल पूछते हो आप चलिए। अच्छा, वहाँ बचपन में प्रोबेबिलिटी, वो 10वीं क्लास में थी, प्रोबेबिलिटी कब थी? 10वीं या 12वीं में थी? 10वीं में प्रोबेबिलिटी। अच्छा, 12वीं में नहीं पढ़ी? पढ़ी है, याद नहीं कब थी। अच्छा, तब भी याद नहीं, अभी याद नहीं है पर उनको। लेकिन हमने तो पढ़ी है, प्रोबेबिलिटी याद है। ओके, चलिए, तो ये है आपके लिए सारे के सारे कमोडिटीज और कच्चे तेल के दाम जो बढ़े हैं उसके पीछे की बड़ी वजह आपके सामने इस वक्त आती हुई दिख रही है। बाजार फिर से हल्के कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। 30 अंक अब नीचे निफ्टी पर है हम, और लगभग 325 अंक नीचे हम बैंक निफ्टी पर। रिकवरी आती है लेकिन टिक नहीं रही है, अभी भी बार बार उतार चढ़ाव होता हुआ दिख रहा है ये आपके सामने। और यही हाल डाउ फ्यूचर्स का भी है। 100-125 पॉइंट जो ऊपर थे अब एकदम फ्लैट हो गए, मैं 4 पॉइंट ऊपर बचे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स भी अब बिल्कुल फ्लैट होते हुए दिख रहे हैं। तो ये है आपके लिए सारा का सारा एक्शन। आइए इसी एक्शन में कुछ और स्टॉक्स हैं जिन पर फोकस, एक बढ़िया इसी तरह की एक अच्छी रिसर्च भी आपके लिए आने की तैयारी में। लेकिन जो परेशान करने वाले स्टॉक्स है उसमें मदरसन सुमी आज का टॉप लूजर 6%। इस स्टॉक को जब से वो 2 महीने में हाँ आधा हो गया क्या, और कुछ समझ नहीं आ रहा किस वजह से। काम चल रहा है सर, थोड़ी देर में बताते हैं। अच्छा, क्या चल रहा है? काम चल रहा है। अरे वाह, तो चलिए थोड़ी देर में बताए, मैं भी जानूंगा, आप भी जानेंगे कि क्यों 2 महीने में आधा रह गया है मदरसन सुमी। ओके, थोड़ा सा हिंट मिला है, काम चल रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, खोज जारी है, वैसे काम जारी है। रुकावट के लिए रुकावट तो नहीं है, रुकावट के लिए खेद, वो तो हमारे दूरदर्शन के जमाने में होता था। रुकावट के लिए कलर बार आ जाती। हाँ, रुकावट के लिए खेद। ओके, चलिए, टाटा मोटर्स एक और स्टॉक है जो अब गिरते गिरते 385 के आसपास आया है। आई एम श्योर अगर मार्केट रिकवर होंगे, सब कुछ ठीक होगा, तो ये एक स्टॉक ऐसा होगा जो रहेगा रेडार पर लोगों को खरीदारी करने के लिहाज से। तो क्या बढ़िया लेवल हो सकता है इस पर खरीदारी करने के लिहाज से, विश्वेश जी जरा बताइए। देखिए अनिल जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो सारे स्टॉक्स है इनका ग्लोबल मार्केट से बहुत अच्छा कोरिलेशन है। अभी आप मदरसन सुमी की बात भी कर रहे थे, तो ऊपर से ऑलमोस्ट 50% करेक्ट हो गया है। मुझे लगता है टाटा मोटर एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 350 के आसपास, और 350 अगर होल्ड करता है, मेरे हिसाब से 350 इज़ अ वेरी गुड लेवल टू एंटर। तो वो होल्ड करता है तो मुझे लगता है कि अच्छा बाय करेंगे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता 350 ब्रेक होता है एनर्जी, फिर मुझे लगता है बहुत नीचे के लेवल दिखते हैं। तो समहाउ मेरा व्यू मार्केट पे काफ़ी मन से बहुत बुलिश नहीं है। और अभी मैं वरुण को भी जो सुन रहा था, ये जो कमोडिटी, मुझे याद है अनिल जी 2008 में मैंने बस करियर शुरू ही किया था और मैंने क्रूड को देखा था। तो वो जो लास्ट स्पाइक आता है अनिल जी $15-20 का, उस स्पाइक्स में धचिया उड़ जाती है स्टॉक्स की। तो समहाउ उस तरह का ही कुछ फीलिंग आ रहा है और मुझे लगता है कि वो स्पाइक पेंडिंग है। तो बॉटम फिश करे तो उस स्टॉक में करे या उस पॉइंट ऑफ व्यू से करे जहां पे आप एटलीस्ट 2-3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड करें और थोड़ा नीचे जाए तो दिक्कत ना हो। तो 350 इज़ अ वेरी गुड लेवल, बट अगर 350 गया अनिल जी, जो मुझे लगता है टूट जाएगा, तो मुझे लगता है फिर और नीचे के लेवल 300 तक के देखने मिलेंगे। तो ऑटोज़ में बुरी हाल पड़ी हुई है, पिटाई हुई है, मदरसन की पिटाई हो रही है, टाटा मोटर्स की, ये भी 500 के ऊपर के लेवल से देखिए इधर तक आ गया। एस्कॉर्ट्स में दबाव है। अशोक लेलैंड आज ये 100 के लेवल के नीचे आया है। अशोक लेलैंड पर एक बार जरा वागले साहब से राय ली जाए। वागले साहब, क्या करना है इसमें सर? 100 के नीचे आ गया अब तो। दीपांशु, इसने जब 3 या 4 दिन पहले जब 115 का लेवल तोड़ा था, इसका बहुत बुरा पैटर्न डेवलप हुआ था, हेड एंड शोल्डर जिसको हम कहते हैं। तो उसका टारगेट लगभग 85 to 90, 87 तक आता है। तो मुझे लगता है ये 87 तक जाना चाहिए। बिल्कुल इसके पहले 4-5 रुपए का बाउंस बैक हो सकता है, 102, 103 वहां तक जा सकता है, वहां पर बेचना चाहिए। लेकिन इसका टारगेट मेरे हिसाब से 85 to 88 का है। तो ये है आपके लिए 85-88 तक की जगह खुल रही है। जिस तरह का मूड माहौल है उसको देखते हुए अशोक लेलैंड। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त है हमारी एक्सक्लूसिव रिसर्च का। थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ कुशल, बताएंगे आपको एक स्टॉक पर बेहतर रिसर्च की कौन सा है वो स्टॉक जिनको इस तरह के मूड माहौल में बड़ा असर पड़ता हुआ दिख रहा है, वो हम आपके सामने रखने की तैयारी में है।
आइए चलते हैं अब एक्सक्लूसिव रिसर्च की तरफ। कुशल बताइए किस स्टॉक पर आपने रिसर्च की है और क्या है खास रिसर्च? सर यहाँ पर सबसे बड़ा फोकस अभी जो बन सकता है वो है जीएसपीएल पर। और ऐसा क्यों? आप देखिए कल खबर ये आती हुई दिखी थी कि आईजीएल ने दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम बढ़ा दिए हैं। तो जाहिर सी बात है कि बाकी जितनी भी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, चाहे वो महानगर गैस हो या फिर गुजरात गैस, वो भी अपनी कीमतें बढ़ाती हुई नजर आएंगी। और इसका सबसे बड़ा फायदा जीएसपीएल को मिल सकता है, खासकर गुजरात गैस को अगर आप फोकस में रखें, क्योंकि देश की सबसे बड़ी कंपनी है ये गुजरात गैस और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में। और इसमें जीएसपीएल का करीबन 54% हिस्सा, यानी कि प्रमोटर जीएसपीएल 54.17% हिस्सा होल्ड करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो इसमें यह है कि गुजरात गैस की अगर आप टोटल मार्केट कैप देखें, उसमें 54% हिस्सेदारी 18,000 करोड़ रुपए की आती है जीएसपीएल के स्टेक की। और जीएसपीएल का खुद का मार्केट कैप ही करीबन 15,000 करोड़ रुपए का है। यानी कि आप देखिए जो निवेश की वैल्यू बनती है वो 340 रुपए प्रति शेयर ऑलरेडी इसकी बन रही है, जो इन्वेस्टमेंट की खाली वैल्यू है। और मौजूदा भाव आप देखिए जीएसपीएल का करीबन 265 रुपए 270 रुपए के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो ऑलरेडी उसको जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो ब्रीच कर चुकी है। साथ ही जो कोर कारोबार है, दूसरी बड़ी वजह ये आपको फ्री में अवेलेबल है अभी। और कोर कारोबार की जो वैल्यू हम लगा कर चल रहे हैं वो 175 रुपए प्रति शेयर की है। तो 340 प्लस 175 ये दो आप जोड़ लीजिए। और तीसरी बड़ी वजह आप देखिए साबरमती गैस जो अनलिस्टेड स्पेस मिलाकर और अन्य कंपनियों में जो हिस्सेदारी है, करीबन टोटल वैल्यू 44 रुपए प्रति शेयर की बनती है। यानी कि 265-270 रुपए के आसपास की वैल्यू वाला जीएसपीएल और जो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेटेड बेसिस पर हम निकाल रहे हैं इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो इनका स्टेक है अनलिस्टेड साबरमती गैस में, उसको टोटल करेंगे तो 575 रुपए की वैल्यू बन रही है। तो यानी कि जाहिर सी बात है कि जिस तरह की वैल्यूएशन अभी ये ट्रेड कर रहा है काफी हेवीली अंडर वैल्यूड है। और जब गैस के दाम बढ़ेंगे तो रियलाइजेशंस का फायदा इनको डेफिनेटली मिलता हुआ नजर आएगा। यहां से डबल? यस जी, डबल वैल्यू बहुत है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वही इसकी जो वैल्यू है 270 रुपए की, उसके आसपास का 15 आपको वैल्यूशन दे रहे हैं। तो कोर बिजनेस एक तरह से आपके लिए मुफ्त में ही आ रहा है, फ्री में आ रहा है। तो वैल्यू तो है। अब यही है कि ये सारे सरकारी कंपनियों के स्टॉक जब चलते हैं तब चलते हैं, अभी इनका टाइम है। तो जबरदस्त सेक्शन में है ही। और आप देखिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो स्टॉक्स हैं, एमजीएल, आईजीएल वगैरह, सब जबरदस्त दौड़ लगा रहे हैं। गुजरात गैस बिल्कुल, जिसकी ये होल्डिंग कंपनी एक तरह से 54% तो इनके पास गुजरात गैस का है ही मार्केट में। तो गुजरात गैस की वैल्यू ही मेरे ख्याल से कितनी होगी, 15,000 करोड़ के आसपास की होगी। तो ओवरऑल बढ़िया टॉप क्लास मैनेजमेंट है, बढ़िया कंपनी है। और इसीलिए आज के एक्शन में हमने सोचा कि आपके सामने रखा जाए पूरा डिटेल्स के साथ कि क्या कुछ हो रहा है इस काउंटर पर भी। आइए जीएसपीएल के काउंटर पर एक बार राय ली जाए। और कुणाल जी चार्ट्स देखिए, दीजिए अपनी राय। अनिल जी देखिए, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पर भी हमने पूरे बाजार के साथ कुछ करेक्शन आता हुआ दिखा, लेकिन अनिल जी बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन यहाँ पर चल रहा है। करेक्शन भी बहुत मामूली हुआ है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही इसमें बाजार के लिए थोड़ा सा रुक बेहतर होगा, जीएसपीएल में भी आपको एक बड़ा पुल बैक, एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो मैं चार्ट को लेकर काफी बुलिश हूं। इन स्तरों के आसपास 280 के आसपास मुझे बड़ा सपोर्ट नजर आता है। जो रेजिस्टेंस है चार्ट पर वो 325 के आसपास है। तो 280, 325 ये दो लेवल्स हैं जिनको वॉच करना है। 325 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो फिर इसमें एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट होगा जिसकी आपको बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो 280 के नीचे जाना नहीं चाहिए, 320 के ऊपर नई तेजी करनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए जीएसपीएल, बड़ी मूव के लिए हो रहा है तैयार और एक्शन में भी है। गुजरात गैस की भी बात निकली है, उस पर भी डाल दीजिए नजर। 5% ऊपर गुजरात गैस है। और आईजीएल जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसके प्राइस हाइक की वजह से एक नई जान स्पेस में आई है, ऑलमोस्ट 10% ऊपर इस समय आपको आईजीएल का दाम भी दिखेगा। तो आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस, बट ऑफ कोर्स फोकस में है जीएसपीएल, जिसको एक बड़ा फायदा होने वाला है। इसको आप अपने रेडार पर जरूर रखें। जीएसपीएल अच्छी मूव इस पर आती हुई दिख रही है। एक अच्छा बाउंस बैक चुनिंदा सीमेंट काउंटर्स में भी आपने आते हुए दिखा है। अल्ट्राटेक अभी मोमेंटम पकड़ते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट निचले स्तरों से बढ़िया बाउंस बैक है। आज खबर भी आई थी कि नॉर्थ इंडिया में कुछ जगहों पर सीमेंट के दाम बढ़ा दिए गए हैं। विश्वेश जी जरा अल्ट्राटेक का चार्ट देखें।
देखिए दीपांशु, काफ़ी ओवरसोल्ड डेफिनेटली है। मतलब वन साइड 8,200 से सीधा 5,800 तक आया, तो डेफिनेटली ओवरसोल्ड है। बट अभी जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 6,000, मतलब 200 रुपये ऊपर है। अगर 6,000 के ऊपर स्टेबल रहता है तो दीपांशु हम ये कंटेम्पलेट करेंगे कि शायद बड़ा पुल बैक आ सकता है। लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका होता है बेयर मार्केट को राइड करने का, वो सर्टन लेवल डिफाइन कर दे और उसके ऊपर ना जाए, तब तक रिव्यू मोड में ना लाए। तो मुझे लगता है 6,000, 6,200 ये अगर लेवल चैलेंज होते हैं, ऊपर जाता है तो फिर शायद हम ऊपर के लेवल देखेंगे। पर फिलहाल मेरे लिए ये वीक काउंटर है, तो सेल ऑन राइज ही मेरा व्यू है। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रहेगी, पर एक अच्छा बाउंस बैक जरूर आपने इस पर बनते हुए देखा है। बाजार में भी एक्शन, निफ्टी 50 अंक ऊपर, बैंक बढ़िया रिकवरी निचले स्तरों से दिखा रहा है। अब सिर्फ 50 अंक ही नीचे है निफ्टी। बैंक भी डेज हाई के तरफ आते हुए दिख रहा है बैंक निफ्टी। तो आइए जानते हैं अनिल जी से उनकी इस समय की मार्केट स्टार्ट। अनिल जी, हमारे बाजार के साथ साथ रिकवरी तो डाउ फ्यूचर्स में भी है सर। अभी फिसले थे, वापस मूव करके 100 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी आपको 1/4% तेजी दिख रही है। फ्रांस 2.5% ऊपर है, जर्मनी 1.5% ऊपर है, यूके के बाजार भी 1.5% ऊपर है। हम क्या कर रहे हैं फिर? हम कुछ नहीं कर रहे, हमें ही करना है सर इस समय। एशिया कमजोर था, बट अब रिकवरी आ रही है। अमेरिकी फ्यूचर्स, यूरोप और हमारे बाजारों में क्या करना है सर? सबसे बढ़िया चीज जो हुई दीप पिछले 15 मिनटों में, वो ये हुई कि हम 15,800 के ऊपर टिक गए। यस। और 15,800 के ऊपर निकलकर ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला वो लेवल है 15,800 का जिसके ऊपर निकलना बाजार के लिए जरूरी था। क्यों? 15,800 के पुट पर, माफ कीजिएगा, कॉल्स पर 37 लाख शेयर हैं और पुट पर 28 लाख शेयर हैं। तो कॉल्स पे जो 37 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, पहली बार कोई शॉर्ट सेलर को हल्का सा स्ट्रेस दिख रहा है कि हाँ आज बाजार ऊपर बंद हो सकता है। ये संकेत पहला आता हुआ दिख रहा है। करेक्ट, ये दिख रहा है। तो इस लिहाज से जब आप 15,900 के ऊपर निकलते हैं तो 15,800 का पुट कॉल राइटर्स आपके लिए शॉर्ट काटने के लिए तैयार होने का मन बनाता है। एक हल्की सी रुकावट है जहां तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे, वो है 16,000। असली मजा 16,000 के पार है। अगर आप 3 बजे के पहले, 3:05 के पहले, कुणाल जी ध्यान दें कृपया, 3:05 वाला लेवल, 3 बजे वाला लेवल जो है वो आ रहा है आपके लिए, और वो है 16,000, 16,025 का। अगर 16,000, 16,025 के ऊपर हम 3:05 के पहले टिक गए तो आज ही आप 16,125, 16,150 तक जाने की ताकत रखते हैं। वहां से 125-150 पॉइंट और बढ़ जाएंगे, यहाँ से 200 पॉइंट। वाह। हाँ, क्यों? उसका रीजन बताता हूँ। 15,800, 15,900, 16,000 तीनों कॉल राइटर्स अगर आज अगर नेगेटिव साइड पर बंद होते हुए दिखते हैं, और ये सारे कॉल राइटर्स जो हैं वो नीचे के लेवल पर हुए हैं, तो लेकिन इसका मतलब ये है कि जब ये तेजी बने तो आपको, अगर आप नीचे में आज ले पाए, कल भी हमने कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी थी, हालांकि वॉलेटिलिटी तो है ही, तो ये अगर आज आपको बढ़िया मुनाफा आज ही मिलता है इंट्राडे में, तो एंड में प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे 3:20 पर, हम उस पर भी ट्राई करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको 2 लेवल पर नजर रखना है। नीचे की तरफ 15,750, 15,800 सपोर्ट है, ऊपर की तरफ 16,000, 16,025 रुकावट है, उसके पार निकले तो 16,100, 125 वहां तक की जगह है। बस ये लेवल ध्यान में रखिए। तो 3 बजे तक हमें 16,000, 16,025 का लेवल पार करके टिकना है। नहीं तो कोई बात नहीं, हम 16,000 तक भी पहुंचे तो अपने आप में अचीवमेंट है। आजकल तो हरे में बंद होना ही, दिखना ही अपने आप में अचीवमेंट है, वैसा है। सो ये तो होगी आपकी निफ्टी की बात। अब आइए बैंक निफ्टी, अभी भी लाल निशान में 32,800 के आसपास है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए 32,500 होल्ड करना जरूरी है, क्योंकि 32,500 के कॉल राइटर्स 14 लाख शेयर, पोजीशन कम है, इसलिए बैंक निफ्टी पर वो कंफर्ट और वो व्यू नहीं आ पा रहा है। बैंक निफ्टी कुछ नहीं करेगा अपनी मर्जी से, यकीन मानिए, जो करेगा निफ्टी करेगा, ये निफ्टी के पीछे रहेगा भी। आज रहेगा। अगर आज एक निफ्टी में मिलती है और कल अगर आपको सुबह अच्छे संकेत मिलते हैं तो कल दौड़ लगाने का काम बैंक निफ्टी करेगा। आज लीडरशिप नहीं लेगा तो कल लेगा, लेकिन बस आ रहा है जहां से थोड़ी तेजी दिखाने को तैयार है। हो सकता है एक बार 33,000 के बाद 33,300 तक की जाने की कोशिश करे बैंक निफ्टी। देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन मेरा फोकस इस वक्त निफ्टी पर ज्यादा है बैंक निफ्टी के मुकाबले में। ठीक है सर, क्लियर है। तो ये है आपके लिए अनिल जी की राय, निफ्टी पर ज़्यादा फोकस है और 16,100, 150, 200 तक के लेवल्स आपको यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं। 16,25 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, फिर 16,100, 125 के लेवल्स पर आप रखें नजर। आइए चलते हैं सुमित जी के पास। बिल्कुल सुमित के सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, जब स्टॉक में सेलिंग का टाइम था तब हमने ऊपर में अच्छी खासी सेलिंग करी थी। अभी स्टॉक में बाइंग का टाइम आ चुका है और अभी स्टॉक यहां से वापस से एक बाय का मूव ऊपर की तरफ पकड़ेगा। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 2120, 2121 रुपए। स्टॉक का नाम है HDFC, बड़ा वाला। HDFC के अंदर अब यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। आज इनिशियल संकेत मिल रहे हैं चार्ट्स के ऊपर कि ये स्टॉक यहां से बाउंस बैक दिखाएगा और मेरे को लग रहा है ये स्टॉक यहां से कम 100 रुपए का बाउंस बैक दिखाएगा। यहां पे CMB पे खरीदारी करें।
2120 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 2050 ये नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर जो इमीडिएट पहला टारगेट बनेगा 2175 का, और जो दूसरा टारगेट बनेगा एचडीएफसी में वो 2200 रुपए का। ये शॉर्ट टर्म पुल बैक बाउंस बैक के टारगेट होंगे। अगर ये 2200 के ऊपर सस्टेन करा तो ये रैली एक्सटेंड होगी और बड़ी तेजी हमको देखने को मिलेगी। इसके लिए इसके अंदर ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड लें। 2140 वाला कॉल 75-76 पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 55 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 95 रुपए से लेके 110 रुपए तक के टारगेट होंगे, और स्पॉट लेवल्स में 2175 से 2200 के टारगेट होंगे, जो कि 2 से 3 दिन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें एचडीएफसी। ओके, तो ये है आपके लिए एचडीएफसी में खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। 2050 का लगाइएगा स्टॉप लॉस और ऊपर के टारगेट 2175 और 2200 को बनते हुए नजर आएंगे। विजय चोपड़ा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, एनोक वेंचर्स के। चोपड़ा साहब, एक बार तो पहले बधाई आपको हिंडाल्को और बाकी सारे स्टॉक्स की, जो मेटल स्टॉक्स पर आपने गजब के बुलिश कॉल दिए। बड़े बड़े लंबे लंबे वाले टारगेट सारे के सारे आपकी उम्मीद से भी ज्यादा आते हुए दिखे, और निकल तो आज देखो निकल ही गया है किसी अलग ही अंतरिक्ष में। बताएं सर, मेटल शेयरों पर अब क्या व्यू? आज हल्की फुल्की करेक्शन है, क्या करना चाहिए? अनिल जी, मेरा कुछ एक व्यूज हैं, प्लस मैं एक कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहता हूँ। जी जी प्लीज बताएं। मैं हाल फिलहाल रिसर्च कर रहा था जी। 1970 के दशक में स्टैगफ्लेशन आया यूएस इकोनॉमी में। उस समय करीब करीब 8000 पे डाउ चलता था और वहां से खिसकता हुआ 2000 आया। और स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन क्या होती है मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जब जो एनर्जी प्राइसेस हाई होते हैं, फूड इन्फ्लेशन बहुत हाई होता है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे होते हैं या राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो होता है, और ज़बरदस्त अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो कहीं ना कहीं इस समय भी हम पिछले कुछ समय को अगर देखें तो हमारी इकोनॉमी भी, हमारे देश में भी ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि निफ्टी खिसक के बहुत नीचे आ जाएगी या बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, मगर ये एक अच्छा खासे समय तक, लगभग 10 साल तक ये चला था। मगर उस समय पर जो रिटर्न्स आए थे, तो गोल्ड ने करीब 22% का रिटर्न दिया था, कमोडिटीज़ में करीब करीब 16% का रिटर्न आया था, और रियल एस्टेट में 6% का रिटर्न आया था। बाकी जो कंजम्पशन स्टोरीज थी वो खास नहीं चली थी पूरे इस अरसे में। जैसे आपने कहा, मैं बहुत समय से मेटल्स और कमोडिटीज़ की बात कर रहा हूँ। तो जो भी कमोडिटीज़ हैं, आज जैसे हमने गैस के आईजीएल जैसे शेयरों में तेजी देखी, तो वो भी एक तरह की कमोडिटी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में हम कमोडिटीज़ के साथ रहें तो बेहतर होगा। मेटल्स में निश्चित रूप से थोड़ा करेक्शन आएगा। मैं बिल्कुल मानता हूं कि चाहे टाटा स्टील हो, हिंडाल्को हो, हिंदुस्तान कॉपर हो, नाल्को हो, इन सब में एक बहुत ही शानदार रनअप देखने को मिला है। तो एक नॉर्मल सी बात है कि यहाँ से 5-10% अगर करेक्ट भी हो जाते हैं तो मैं शायद उसके अंदर फिर से दोबारा फ्रेश बाइंग को भी रिकमेंड करूंगा। मगर अभी आने वाले कुछ समय तक, जब राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, जब क्रूड का भाव $130-140 के करीब चल रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट का इशू है, अब देश की बैलेंस शीट बिगड़ी हुई है, और अभी तो मुझे लगता है हर घर की बैलेंस शीट थोड़ी बिगड़ने वाली है। जिस तरीके की अगर पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे, खाद्यान्न और तेल के भाव बढ़ रहे हैं, तो मैं आपके चैनल पे भी कई बार ये बोल चुका कि मुझे लगता है कि कमोडिटीज़ के साथ रहना चाहिए। तो जो भी खाने की कमोडिटीज़, हमने GAEL करके एक कंपनी में रिकमेंडेशन दिया था SPL मिड कैप स्टॉक में एक हफ्ते पहले, तो वो भी बहुत अच्छा ऊपरी स्तरों पे चल रहा है, और मुझे लगता है यहाँ से भी अच्छी तेजी दिखाएगा। कारण ये है कि वो ऑयल सीड्स में डील करता है, और ऐसी कंपनीज जो खाद्यान्न में काम करती हैं या जो गैस से रिलेटेड हैं या मेटल से रिलेटेड हैं, ये लगातार अच्छा करती रहेंगी, क्योंकि इनके पास अर्निंग्स बहुत ही अच्छी हैं। अगर आप टाटा स्टील जैसी कंपनी को देखें, हिंडाल्को को देखें, अभी भी इनकी प्राइस टू अर्निंग 10-11 के लगभग हैं, और बहुत चीप हैं एज कम्पेयर टू अदर कंजम्पशन स्टॉक्स। तो कंजम्पशन स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहें जहाँ पे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर्स हैं, यानी जो या तो माइनर्स हैं या जो मेटल्स बना रहे हैं, या जो रॉ मटेरियल जो कमोडिटीज क्रिएट कर रहे हैं, तो उनके आसपास रहिए, मुझे लगता है पैसा बनेगा। और एक अच्छा एक ठीक ठाक पार्ट गोल्ड ETF में भी डालें, ये भी एक बुरी स्ट्रैटेजी नहीं होगी अनिल जी। बिल्कुल। तो ये है आपके लिए पूरी बेहतरीन स्ट्रेटेजी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से चोपड़ा साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। ओके, तो ये है आपके लिए। आइए अब एक बिगुल है नितिन जी के लिए, निफ्टी के निशानेबाज नितिन गुरार का। था नितिन जी? नितिन जी आप म्यूट हैं। जी, यहाँ पे निफ्टी की इन्फोसिस की 1800 की कॉल ऑप्शन लेंगे।
जो 45-46 में मिल रही है, और जिसका स्टॉप लॉस होगा 30 रुपये का और टारगेट होंगे 75 रुपीज़ के। और आईटी में जैसे बाइंग आ रही है तो उसमें इन्फोसिस स्ट्रॉन्गेस्ट लग रहा है, क्योंकि उसमें ओपन इंटरेस्ट का भी एडिशन है, कॉल अनवाइंडिंग भी है, और 1800 जहाँ पे मैक्सिमम कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट है वो पोजीशंस भी कट रही है, तो लग रहा है कि इन्फोसिस 1800 के ऊपर निकलना चाहिए। इसलिए हम एट द मनी करीब करीब कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, जो 45-46 में मिलती है, 75 के टारगेट होंगे और 30 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो इन्फोसिस से जहाँ पर खरीदारी करने के लिए 1800 रुपये का कॉल ऑप्शन। नितिन जी, आप जब अनम्यूट हुए तो आपके मुंह से निकला निफ्टी खरीदारी करेंगे। निफ्टी भी कॉल देने के चक्कर में आप लग रहा है बाय कॉल आ रहा है, बताओ। देखिए अनिल जी, निफ्टी में ऐसा लग रहा है कि एक बार 16,000-16,050 तक निफ्टी जानी चाहिए, यानी यहाँ से शॉर्ट कवरिंग जो नीचे से निफ्टी बाउंस की है उसमें शॉर्ट कवरिंग काफ़ी हद तक आ रही है। और जैसा कि आपने डेटा में बताया कि 15,800 की कॉल राइटर्स ट्रैप हो गए हैं, जो आज सुबह से ही काफ़ी कॉल राइटिंग थी, और उसके बाद 15,900 की कॉल्स में भी अनवाइंडिंग होनी चालू हो गई है, लास्ट 15-20 मिनट में अनवाइंडिंग हुई है, और उसके बाद अभी 45 मिनट्स बचे हुए हैं, तो मुझे लग रहा है और अनवाइंडिंग होगी तो हम लोग 16,000 की तरफ जा सकते हैं। तो एक बार ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग में नेक्स्ट 1-2 दिनों में यानी कि एक बाउंस आना चाहिए, और उसमें हम लोग 16,050 या 16,100 तक जा सकते हैं। तो ये एक बियर मार्केट का बाउंस है जो पॉसिबली 16,100 तक जा सकता है यहाँ से। बिल्कुल, जो इस में मेरे भी टारगेट 16,100-125 तक के बन रहे हैं। लेकिन एक और चीज जो बहुत ही दुर्लभ है, जिंदगी में ऐसा देखने को कभी कभार मिलता है, पिछली बार कब मिला था पता नहीं, बैंक निफ्टी हरे निशान में। रेयर साइड, पूरी सेंचुरी मारनी पड़ी निफ्टी को, तब जाके बैंक निफ्टी हरे निशान में आया। अब दर्शन कर लीजिए, पूरे 40 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी आपको नजर आएगा इस वक्त। तो बैंक निफ्टी में आपके लिए खरीदारी करने की राय इस वक्त जो आई थी वो एकदम परफेक्ट रही। और साथ ही जो हम बात कर रहे थे कि निफ्टी के बाद पीछे अब बैंक निफ्टी भी चलने को तैयार है। निफ्टी भी आप देखिए 16,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, अच्छी खरीदारी आती दिख रही है। अब आप देख सकते हैं कि सारे के सारे इंडेक्स आपको हरे निशान में नजर आएंगे। सेंसेक्स सिर्फ 430 अंक ऊपर है, 108 अंक ऊपर आपको नजर आएगा। और अभी थोड़ी देर पहले सुमित जी भी बैंक निफ्टी पर बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। एकदम सुमित जी के बात करने के बाद बैंक निफ्टी बहुत ही बढ़िया एक्शन में आता हुआ दिख रहा है, 33,000 के अहम सब लेवल के नजदीक पहुंचते हुए नजर आ रहा है। आइए इस पर करेंगे फोकस। लेकिन एक स्टॉक है जिस पर राय लेनी है हमें चोपड़ा साहब से। चोपड़ा साहब, स्टॉक कौन सा है और राय क्या देनी है? उसके पहले आपको पूरा रॉ मटेरियल दिया जाएगा, सारा सब कुछ प्लेट में परोस के, आपको खाली फिनिश प्रोडक्ट निकाल के देना है। तो रॉ मटेरियल देने के लिए तैयार है कुशल और आशीष। बुल वर्सेस बेयर, और स्टॉक है एशियन पेंट्स। तो चलिए कुशल, शुरुआत करिए। एशियन पेंट्स तेजी की वजह क्या है? देखिए, गिरावट तो सर काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है जिस तरह से आप ऊपरी स्तरों से अगर आप बात करेंगे, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पर कच्चे तेल में जिस तरह की तेज़ी आई है उसके मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी जो है अपनी प्राइसेस बढ़ाती हुई नजर आएगी। और मार्केट लीडर है तो जाहिर सी बात है कि वो अगर प्राइसेस बढ़ाएगा तो बाकी कंपनियों को भी प्राइस बढ़ानी होगी। तो एक बेस लेवल जो प्राइस है वो बनता हुआ नजर आएगा, जिससे कंपनी की आगे चलकर मुझे लगता है कि मार्जिन प्रोटेक्ट हो सकती है। देखिए, कीमतें अभी तक कुशल बढ़ा ही नहीं है, लेकिन कच्चा तेल अगर आप देखें तो 14 साल की ऊंचाई पर चल रहा है। लगातार तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। और कितना सिग्निफिकेंट है आप ये देखिए, 40 से 60% हिस्सा जो इनका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो क्रूड डेरिवेटिव से आता है। तो आगे जाकर जरूर है कि आपको नतीजों में देखने को मिलेगा कि मार्जिन जरूर गिरेंगे इनके। बिल्कुल, तो शॉर्ट टर्म अगर आप देखेंगे तो ये इम्पैक्ट इनके ऊपर आता हुआ नजर आएगा। पर जब भी हमने देखा है कि कच्चा तेल जिस तरह से हमने पहले भी देखा था कि $120 के आसपास पहुंचा था, उसके बाद फिर से जब गिरावट होती हुई दिखी थी तो जो प्राइस है वो रिलेटिवली उतने कम होते हुए नहीं नजर आए थे। तो वहां पर कंपनी को आगे चलकर फायदा हो सकता है मेरे हिसाब से। लेकिन तब और अब में सिचुएशन बहुत ज्यादा बदल गई है। लगातार जो नए एंट्रेंट्स हैं वो बाजार में आ रहे हैं और धीरे धीरे मार्केट शेयर जो है एशियन पेंट्स का वो कम करते जा रहे हैं। मैं कंपनीज के नाम आपको बताता हूं, JSW ग्रुप है, ग्रासिम है, JK सीमेंट है, और काफी अभी हाल ही की लिस्टेड कंपनी भी जो है, कंपनी का कारोबार पुराना है लेकिन लिस्टेड स्पेस में तो एक और कंपनी इंडिगो पेंट जो है वो भी ऐड होगी। तो लगातार जो कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, पर मैं भी आपको एक बात बताना चाहूंगा कि 1967 से कंपनी जो है मार्केट लीडर है। आप देखिए ऑलमोस्ट 39 से 42% ये मार्केट शेयर होल्ड करती है। तो जाहिर सी बात है कि मार्केट लीडर होने के
बाद जिस तरह की मजबूत मांग यहाँ पर ऑलरेडी हमें देखने को मिल रही है और जो प्राइसिंग पावर ये गार्नर करते हुए नजर आएंगे, डेफिनेटली इनको काफी बड़ा फायदा आगे चलकर होता हुआ दिखेगा। लेकिन प्राइसिंग पावर अब कंपनी के हाथ से लग रहा है कि जाती हुई नजर आएगी। सबसे पहला तो इनका लागत खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात यह है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया है। देखिए एशियन पेंट्स क्या है कि आप हर कलर का डब्बा खरीदेंगे, सबका अलग अलग भाव है। लेकिन अब जो नए एंट्रेंस आ रहे हैं उन्होंने कहा है इतना बढ़िया आपको ऑफर दे रहे हैं, आप कोई भी कलर का डब्बा खरीदिए, एक ही कीमत है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए तो ग्राहकों के लिए दूसरे कंपनीज पर स्विच करना जो है वो ज्यादा बेटर हो रहा है। तो मार्केट शेयर हो सकता है कि आगे जाकर एशियन पेंट्स का जो है आपको घटता हुआ नजर आए। चलिए देखते हैं कि मार्केट शेयर घटता है कि नहीं, क्योंकि ब्रांड लॉयल्टी हो सकता है कि यहां पर रिटेन रहे कस्टमर्स की, और साथ ही इसकी जो लॉयल्टी है वो ब्रोकरेज हाउसेस की भी आती हुई दिख रही है। और यहां पर मैक्वेरे ने अभी भी जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी है उसके बावजूद भी ये आउट परफॉर्म की रेटिंग इन्होंने बरकरार रखी है और 3800 रुपए यानी कि मौजूदा भाव से भी काफी सिग्निफिकेंट अपसाइड अभी भी ये मानकर चल रहे हैं। लेकिन मॉर्गन स्टैनली बिल्कुल भी इनसे सहमत नहीं है। अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए लंबे समय से बेरिश है। 2548 रुपए का जो इन्होंने लक्ष्य दिया है। तो ये है आपके लिए बुल वर्सेस बेयर एशियन पेंट्स पर। एक तरफ 2550, दूसरी तरफ 3800 का लेवल आते हुए दिख रहा है। चोपड़ा साहब, वैसे तो ऊपर से ये भी थोड़ा करेक्ट हुआ है, बट आप कौन सी तरफ आएंगे करंट लेवल्स पर एशियन पेंट्स, बुल या बेयर? चोपड़ा साहब ऑडियो म्यूट हो गया सर। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि पहली चीज़ कि जब एशियन पेंट कहता है कि हम अपना जो कॉस्ट है वो आगे पास ऑन कर देंगे कस्टमर को, अब इसमें कहीं ना कहीं कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है ये। फॉर एग्जांपल कोई 2 BHK 3 BHK फ्लैट है, उसमें पहले अगर आप पेंट कराते थे तो हो सकता है कि आपका 50,000 70,000 80,000 लगता था, अब 1 लाख लगेगा। तो लोग पोस्टपोन करने लग जाते हैं। जब उनकी डिस्पोजेबल इनकम्स कम होती हैं, जब उनके जो एसेंशियल्स हैं, खाने पीने की चीज़ें या फ्यूल कॉस्ट वो बढ़ जाती है या और दूसरी चीज़ें बढ़ जाती है, तो वो कहीं ना कहीं इस डिस्क्रिशनरी चीज़ों को थोड़ा सा मुलतवी करते हैं। नो डाउट मार्केट ओवरसोल्ड है, स्टॉक्स ओवरसोल्ड हैं, तो एक बाउंस बैक बनता है। बाउंस बैक में हो सकता है आपको ये 3000 3100 3200 तक भी जाता दिखे। बहुत अच्छी कंपनी है और इट हैज़ वेदर्ड द स्टॉर्म्स। मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करता कि इतने सालों में इसने ना जाने कितनी तेजियां मंदियां देखी हैं, मगर जब तक क्रूड में उबाल जारी रहेगा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन कंपनीज के बॉटम लाइंस पे प्रेशर रहेगा। और जब बॉटम लाइंस ठीक नहीं होती और जब प्रॉफिटेबिलिटी ठीक नहीं होती, स्टॉक में रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। ये ओवरसोल्ड होना और उसमें वापस बाउंस बैक आना ये एक दूसरी कहानी है, मगर कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी से चलती हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो एक विशेष सर्कल में फंस जाती हैं, वो प्रॉफिट नहीं दिखा पाती तो स्टॉक में रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो उस तरीके की तेजी तो अब बनने वाली है नहीं जब तक क्रूड में निचले स्तरों के लेवल नहीं दिखते। दूसरी चीज़, लोगों के डिस्पोजेबल इनकम्स कम होंगी। जब डिस्पोजेबल इनकम कम होती हैं तो वो कोशिश करते हैं कि अपने डिसीजंस को मुलतवी करें। घर में सजावट की चीज़ें हैं वो चलो हम थोड़े दिन बाद करेंगे, या कुछ बोनस आएगा तब करेंगे, या वगैरह वगैरह बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो फिर भी मैं कहूँगा कि इस बाउंस बैक में हो सकता है कि आपको 100-200 रुपये की तेज़ी, 300 रुपये की तेज़ी देखने को मिले, मगर इसका मतलब तेज़ी नहीं है। अभी भी जो मैं स्टैगफ्लेशन की बात कह रहा हूँ, ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कहीं हम उसमें फंस ना जाएं। और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिनेंस मिनिस्टर के लिए और आरबीआई गवर्नर के लिए, बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है किसी भी कंट्री के, और हमारे देश में भी बहुत इश्यूज हैं। तो फिलहाल हो सकता है ये थोड़ा वापस आ जाए, मगर लंबी अवधि के लिए इसमें कोई तेजी बन जाएगी मुझे नहीं लगता। आपके लिए एशियन पेंट्स पर राय। आइए अब वक्त है बसिन साहब से मुलाकात करने का। बताएं बसिन साहब। हाँ तो अनिल जी, जैसे आपको कहा था बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड थी मार्केट, और अभी तो मुझे लगता है शुरुआत है। मुझे 500 पॉइंट की तेजी एकदम दिखती है, किसी भी दिन गैप से खुलेगा और कैपिचुलेशन हो चुकी है। इस समय लेने की चेष्टा कीजिए। आपको 2 दिन से बोल रहा था अल्ट्राटेक में प्राइसेस बढ़ा दिए, देख लीजिए आज भाव। सीमेंट के शेयर आपको मिलेंगे नहीं, जिस तरह से मारा गया है उनमें प्राइसेस बढ़ रही है तो उनके मार्जिन प्रोटेक्ट होंगे। अब आपके लिए मैंने सुबह भी आपको दिया था बजाज फिनसर्व 15,200 जाएगा, लेके रखिए बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। और अब मैं आपके लिए 2 नहीं 3 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी सर बताएं बसिन साहब। तो अनिल जी सबसे पहले लीजिए अंबुजा 76.5 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 71, टारगेट ऑफ 85। दूसरा लीजिए गुजरात गैस, आप देख सकते हैं गेल और आईजीएल एमजीएफ, गुजरात गैस विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ शार्प राइज इन गैस प्राइसेस। गुजरात गैस 518.20 में लीजिए,
स्टॉप लॉस ऑफ 509, टारगेट ऑफ 550। और तीसरा है मेरा फेवरेट चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस इज कम इन वेरी गुड प्राइसेस नाउ। 615 रुपए में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 603, टारगेट ऑफ 640। स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय। पहला है अंबुजा सीमेंट, यहाँ पर करें आप खरीदारी, ये मानना है बसिन साहब का। गुजरात गैस और चोला में भी खरीदारी करने की राय। 276.50 के आसपास लेना, 271 और 285। क्या बता, अंबुजा सीमेंट फ्यूचर में नीचे चल रहा है क्या? इतना फर्क कैसे? 276 यहाँ तो ऑलरेडी 283 के आसपास चल रहा है। चलिए एनीवे 276 फ्यूचर में 278 फ्यूचर लेके है ना, 278 फ्यूचर में 276 के आसपास वहाँ लीजिए। 271 का स्टॉप लॉस, 285 का टारगेट। गुजरात गैस 520 के आसपास खरीदिए, 509 का स्टॉप लॉस, 550 के टारगेट। और चोला फाइनेंस यहाँ पर 615 के आसपास खरीदिए, 603 और 640 के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। ये है स्टॉक्स जो पसंद है बसिन साहब को आज आपके लिए। आइए, तैयार है सुमित जी अपने सुपरहिट शेयर के साथ। बताएं सर। अनिल जी, शो की शुरुआत में कहा था कि यहां से अभी और 100-150 पॉइंट का निफ्टी में बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए। 16,000 के लेवल तो देखने को मिल रहे हैं, 16,000 के ऊपर आया और 100-150 पॉइंट का मूव हो सकता है आज ही देखने को मिले। इसके लिए वापस से बाय का कॉल अभी रडार पे आया है, जिसका अभी भाव चल रहा है 98 रुपए 50 पैसे। ऑटो सेक्टर के अंदर थोड़ा सा हलचल चलना स्टार्ट हुआ है और मेरे को लग रहा है कि अभी रफ्तार पकड़ने वाला है। स्टॉक अशोक लीलैंड ओवरसोल्ड लेवल से ये बाउंस बैक दिखा रहा है और बहुत बढ़िया और बहुत तगड़ा मूव ये यहां से ऊपर की तरफ दिखाएगा। 94 के स्टॉप लॉस से यहां पे सीएनपी पे खरीदारी करे। पुल बैक और बाउंस बैक के जो टारगेट होंगे 106 रुपए तक के होंगे। ये सिर्फ पुल बैक और बाउंस बैक के टारगेट है, पोजिशन टारगेट और ऊपर के होंगे। 100 रुपए वाला कॉल भी इसके अंदर ऑप्शन के जरिए लिया सकता है, जो कि अभी करीब 5 रुपया 75 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। 3 रुपए 75 पैसे का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 8 रुपए से लेकर 10 रुपए तक के टारगेट होंगे 100 के कॉल के अंदर। और स्पॉट लेवल्स के अंदर 102 रुपए से लेकर 106 रुपए तक के टारगेट होंगे 1 से 2 दिनों के। खरीदारी करें अशोक लीलैंड, खरीदारी करें अशोक लीलैंड पर। यह है आपके लिए राय 102 से 106 के टारगेट्स के लिए। आइए चलते हैं राकेश जी कुणाल जी के पास, चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। दिवांशु, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी की राय है। इसमें देखें तो कल के लोज और आज के लोज सिमिलर हैं। एक अच्छी वाइट कैंडल बन रही है, कल के हाइस के ऊपर निकलने की तैयारी है। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर और बैंकिंग स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक एक अच्छी रैली दिखाने का शॉर्ट टर्म में दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, 2 पैटर्न्स एक साथ कैंडलस्टिक्स में बन रहे हैं। ट्विजर बॉटम पैटर्न है, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनने वाला है। तो आईसीआईसीआई बैंक में हमें लगता है कि फिलहाल के लिए जो करेक्शन आया है वो एक बार के लिए थम गया है। पुल बैक की पूरी संभावनाएं हैं, तो यहां पर खरीदारी करके चले। एक टाइट और छोटा स्टॉप लॉस रखना है बाजार की वॉलेटिलिटी के मद्देनजर। स्टॉप लॉस रखना है 660 के नीचे, यानी कि 659 पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट होगा 680 रुपए का, 680 का। इवेंचुअल टारगेट 690 का, 690 रुपए के लेवल्स आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिलेंगे। खरीदारी की राय है। और साथ में अनिल जी 16,000 के हम बहुत ही करीब आ गए अनिल जी। तो आपका मैजिक अनिल जी गया नहीं है। रूस ने यूक्रेन जीत लिया, बट आपका मैजिक इंटैक्ट है अनिल जी। अरे भाई साहब, अंदाज लगाते कभी कभार सही पड़ जाता है, बाकी ज्यादातर वक्त तो आपको पता ही है आजकल के माहौल में, इसलिए बहुत सोच समझ के धीमे धीमे दे रहा हूँ, ज्यादा हिम्मत नहीं कर रहा। 16,000 पर एग्जैक्टली आप देखिए 3 बज रहे हैं 16,000 पर पहुंचे हैं, एग्जैक्टली 3 बज रहे हैं 33,000 पर पहुंचे हैं। ये डेटा का कमाल है कि आपको पता है कि टाइम और डेटा को किस तरह से मैच करना है। तो अब देखते हैं, इसीलिए मैंने कहा 3 बजे या 3-5 के पहले 16,000 के ऊपर, 16,025 के ऊपर टिके और 33,000 के ऊपर टिके। तो देखते हैं, कोशिश तो है पूरी की पूरी। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक का ऑप्शन आपने दिया है, माफ कीजिएगा, फ्यूचर दिया है। नितिन जी भी इस पर ऑप्शन देना चाहते हैं, उसके बाद में बता दूं, एक मेरी तरफ से भी कल के 2,000 की आपकी पिक आ रही है। सिमी जी भी आपको एक बेहतरीन पिक देने वाली है। इससे पहले एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो आपकी स्क्रीन पर, निकल ऊपरी स्टोर से 20% लुढ़का है, ये ध्यान में रखिए। तो ये भी खबर आती दिख रही, निकल नीचे की तरफ निकलता हुआ अब आपके लिए। आइए जल्दी से नितिन जी बता दें, आईसीआईसीआई बैंक में कौन सा ऑप्शन ट्रेड करना है? जी आईसीआईसीआई बैंक में 670 की कॉल ऑप्शन जो 26 साढ़े 26 मिल रही है,
इस कॉल ऑप्शन को लेना चाहिए। स्टॉप लॉस होंगे 17 रुपए के और टारगेट होंगे करीब 40 से 45 रुपए का। और इसमें मुझे डेटा ये दिखा कि पूरे निफ्टी में जो ओपन इंटरेस्ट एडिशन है सारे स्टॉक्स में, सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन आईसीआईसीआई बैंक में है जो करीब 11 से 12% है। और बैंक निफ्टी की जो रिकवरी आई है उसमें काफी हद तक लीडरशिप लेकर के चल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अगर 100 पॉइंट 150 पॉइंट का भी बाउंस आया तो आईसीआईसीआई बैंक में 2-3% का बाउंस बैक मिल सकता है। इसलिए हम आईसीआईसीआई बैंक की एट द मनी कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, वो 26-27 में। टारगेट आपको करीब 40-45 का रखना है और स्टॉप लॉस 17 से 18 रुपए का रखना है। ओके, ये है आपके लिए राय इस वक्त आईसीआईसीआई बैंक का ऑप्शन खरीदने की नितिन जी की तरफ से भी आती हुई दिख रही है। यहाँ पर ऑप्शन के जरिए कर सकते हैं आप खरीदारी, और ऑप्शन खरीदना है 670 वाले कॉल का। आइए एक स्पेशल बिगुल सिमी जी के लिए, उसके बाद कल के 2000। सिमी जी स्वागत है, बताएं किस स्टॉक के लिए आपने स्पेशल कॉल की फरमाइश की है, बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी। एक स्पेशल कॉल इसलिए देना है क्योंकि बैंक निफ्टी 33,000 का लेवल पार किया है और इसमें जो सपोर्ट दे रहा है उसमें पीएसयू बैंक भी है। मेरा अभी का जो पिक होगा वो एक पीएसयू बैंक से है। पीएसयू बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा चार्ट में काफी शानदार लग रहा है। एक इनसाइड डे फॉर्मेशन हो रहा है आज, और आज का क्लोजिंग अगर 95-96 के ऊपर आ जाता है तो कल परसों के बीच में 100 से 102 का टारगेट आ जाएगा। ये स्टॉक 200 डेमा को रेस्पेक्ट दिया है, 200 डेमा छुआ नहीं है इस फॉल में, और अभी ये स्टॉक रिकवरी में है। 95 के ऊपर जस्ट 100 डेमा को क्रॉस किया है। इसमें बहुत बढ़िया बाइंग देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये जो बैंक निफ्टी में जो रैली है इसमें ये भी पार्टिसिपेट करेगा। 100 और 102 ये दो टारगेट्स के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा को खरीद कर चलने का सलाह होगा। स्टॉप लॉस लगाएंगे 94 के नीचे। ओके, 94 के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करने की राय है, और टारगेट आपके लिए सिमी जी की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं बड़े बड़े वाले 100 और 102 के। सिमी जी पहले तो आप मुझे धन्यवाद देंगे, मैं इनको दूंगा क्योंकि मेरा कल के 2000 में यही था। तो अब सिमी जी ने दे दिया तो सिमी जी को पूरी तरह से मेरा सपोर्ट है। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा ही कल के 2000 में देने वाला था, तो फिर अब सिमी जी ने दे दिया। तो क्या एक ये तरीका है। दूसरा, अगर जिसको किसी को कम रिस्क रहनी है और कम प्रीमियम के साथ तो चाहें तो आप 100 का या 95 रुपए वाला कॉल ऑप्शन भी खरीद सकते हैं। ये है आपके लिए। तो सिमी जी की तरफ से बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा मेरे भी रडार पे आया था, मैं सोच ही रहा था, बड़ी तेज दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है। 95 रुपए 95 रुपए के आसपास देखा था, अब 97 रुपए तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो ये है वो स्टॉक जो पूरे एक्शन में। बैंकिंग शेयर दीप जैसा हम बात कर रहे थे कि तैयारी, देख लीजिए 33,150, एब्सोल्युटली 33,300 यहाँ से भी 150। हाँ बिल्कुल। ये 16,025 के ऊपर टिक जाए थोड़ा सा बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी भी 16,125 का टारगेट बनता है लॉजिकली। अब कहाँ रुकता है वो देखने वाली बात है। 16,025 के ऊपर 3:05 के पहले टिकना चाहिए। लगभग टाइम और लेवल वही मैच होते दिख रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है 33,000 के ऊपर निकल कर टिकने की, तो अच्छे संकेत आते हुए दिख रहे हैं आपके लिए। ये है आपके लिए जी। बिल्कुल, तो बढ़िया रिकवरी है इस समय बाजार में। और कुछ बैंक्स हैं जहां पर अच्छी मूव आ रही है। कैनरा बैंक इनमें एक और काउंटर है जहां पर बड़ी मूव आई है। विश्वेश जी, कैनरा बैंक का भी चार्ट देखें सर। देखिए दीपांशु, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक्स तो ओवरसोल्ड है। मैं भी देख रहा था निफ्टी का भी पीसीआर 0.47 है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो बाउंस बैक है इसको ओवरनाइट, मतलब आप टिपिकल पैटर्न देखिए क्या होता है। 1 o'clock के बाद में शॉर्ट कवरिंग आती है, रिकवर होता है और नेक्स्ट डे हम नीचे खुलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये रैली सस्टेन हो, मतलब कैनरा बैंक का बाउंस बैक यहाँ पे 220 तक हो सकता है, विच इज़ 11 रुपीज़, काफ़ी बड़ा लगता है। लेकिन ओवरऑल सस्टेन होगा तो ही मुझे लगता है कि करना चाहिए, अदरवाइज यू माइट एंड अप गेटिंग ट्रैप। तो मैं कहूँगा कि इसका रेजिस्टेंस है 215-220 की रेंज में। तो अगर आप बहुत क्विक ट्रेडर हो तो 205 के स्टॉप लॉस से आप बाय करो, 217-220 की रेंज में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ओके, तो 217-220 यानी कि यहाँ से भी 10 रुपए की तेजी तो आपको आती हुई दिख ही सकती है। आरबीएल बैंक, पीरामल एंटरप्राइजेज, सिटी यूनियन, एलआईसी हाउसिंग, फेडरल बैंक, एसबीआई, इन सभी पर आप बढ़िया मूव देख रहे हैं। बंधन और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी मोमेंटम आपको बनते हुए दिख रहा है। तो अक्रॉस बैंकिंग स्पेस, फाइनेंशियल स्पेस इस समय एक अच्छी रिकवरी के आसार बाजार में दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी अब 33,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है 200 पॉइंट्स की तेजी के साथ। आइए, एक स्पेस है जहां पर आपको रखनी है नजर, और वो है आपके सिरेमिक स्टॉक्स, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तेल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं। सिरेमिक्स के लिए क्यों परेशानी की बात है जब गैस के दाम बढ़ते हैं, समझते हैं वरुण के साथ। वरुण बताएं। डेफिनेटली दीप, तो इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में देखा भी है कि सिरेमिक स्टॉक्स जो है उनमें अच्छी खासी गिरावट हुई है। कजारिया को देख लीजिए, 26-27% के आसपास की गिरावट है। सोमानी, पोखरन, HSIL,
एशियन ग्रेनेटो, ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जिनमें भारी भरकम गिरावट देखने मिली। अब कच्चे बेसिकली नेचुरल गैस के साथ इनका क्या रिलेशन है वो आपको समझना होगा। देखिए, ये कंपनियां जो है बेसिकली अपने प्रोडक्शन के लिए खासकर गैस का इस्तेमाल करती है। आपको याद होगा कुछ समय पहले दरअसल ऑयल से कहीं ना कहीं गैस पे शिफ्ट हुए थे, या फिर बाकी जो बाकी जो फ्यूल है उससे इनको कहीं ना कहीं गैस पे शिफ्ट किया गया था। और ये पहली इंडस्ट्री थी, ये और फर्टिलाइजर, जिनमें सबसे ज़्यादा गैस का इस्तेमाल होता था। लेकिन पिछले कुछ समय में अगर आप देखेंगे तो गैस की कीमतें जो है उनमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। इनफैक्ट गैस कंपनियों ने हाल ही में अगर आप देखेंगे तो गैस की कीमतों में करीब 24% के आसपास की बढ़ोतरी की है। इनफैक्ट आईजीएल ने तो आज ही सीएनजी के दाम भी बढ़ाए हैं। लेकिन ये कंपनियां जो है, टाइल कंपनियां जो है, वो पूरी तरह से इस प्राइस हाइक को पास ऑन नहीं कर पाई है। पिछले कुछ समय में अगर आप देखेंगे तो इन कंपनियों में प्राइस हाइक करीब 6 से 8% के आसपास दी है, यानी करीब 15 से 18% के प्राइस हाइक जो है वो ये कंपनियां नहीं ले पाई है। अब उसका कारण क्या है? इन कंपनियों का बेसिकली ये मानना है कि यहाँ से अगर प्राइस हाइक और लिया जाता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट जो है इन कंपनीज के मांग पर पड़ सकता है और आगे जाके जो ओवरऑल वॉल्यूम्स है उसमें गिरावट आ सकती है। और इसी वजह से आपने देखा था कि तीसरी तिमाही में इन कंपनी की जो ओवरऑल मार्जिन्स है उसमें औसतन अगर आप देखेंगे तो 1.5 से 2% के आसपास की गिरावट हुई थी। और काफ़ी सारी जो सेरामिक कंपनीज थी उनके मार्जिन्स पे तो ज़्यादा गिरावट भी देखने मिली थी। और इसी के चलते कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने इन कंपनियों के प्राइस टारगेटों को भी काटना शुरू कर दिया है। जेम फाइनेंशियल की एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें कजारिया सिरेमिक का प्राइस टारगेट उन्होंने 1410 से काट के 1300 के आसपास कर दिया है। और सोमानी सिरेमिक्स में भी अगर आप देखेंगे तो 1100 के आसपास का प्राइस टारगेट काट के 990 के आसपास इन्होंने कर दिया है। तो एक समय पे आपको याद होगा मोरबी में जो लगातार डिमांड बढ़ रही थी और इन कंपनीज को ऑर्डर्स लगातार मिल रहे थे, उसके चलते इन स्टॉक्स में तेजी आई थी। लेकिन अब क्योंकि ये पास ऑन नहीं कर पा रही है प्राइस, तो इसके लिए इन स्टॉक्स में आप देख रहे हैं एक रिवर्सल, एक गिरावट भी देखने मिल रही है और मार्जिन प्रेशर आ सकता है। आगे आने वाले क्वार्टर में और आ जाएगा। बिल्कुल, तो कॉस्ट बढ़ रही है बट पास ऑन करने के लिए उतना रूम नहीं है। थोड़ा थोड़ा ये पास ऑन जरूर कर रहे हैं बट उतना कंफर्ट नहीं है कि ये पूरी तरह से इसको पास ऑन कर पाए। तो परेशानी है सिरेमिक स्टॉक्स के लिए इस समय। कॉस्ट बढ़ जाएगी। ज्यादातर गैस बेस्ड प्लांट हैं, गैस बेस्ड रहते हैं जी, फर्टिलाइजर कंपनीज और ये पहले इनके सब वो होते थे, पहले वो कोयला ये वो दुनिया भर का था। उनसे धीरे धीरे सबको गैस बेस कर दिया है। तो कॉस्ट तो कम हो गई, लेकिन अब गैस के दाम भी बढ़ेंगे तो क्या करेंगे? तो क्या करोगे, है ना? बिल्कुल ये बात है। तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी रिसर्च, किस तरह से सेरामिक कंपनियों के मार्जिन्स पर दिखेगा दबाव गैस के दाम बढ़ने से। जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भाव बढ़ रहे हैं, थोड़ा फर्क तो हमारे यहाँ भी पड़ रहा है। पड़ता ही है फर्क उसका। तो अभी आप सोचिए अप्रैल में तो अभी गैस प्राइस के रिवीजन होने, उसमें और बड़ा झटका लगने वाला है। हालांकि उसमें सिर्फ जनवरी तक का जो प्राइस बढ़े हैं उसको कंसीडर किया जाएगा, लेकिन उसका सीधा इम्पैक्ट तो पड़ेगा। जनवरी तक भी बहुत बढ़ चुके हैं और उसके बाद जब अक्टूबर में बढ़ेगा तब देखना क्या होगा। वैसे ही अनुमान लगाया जा रहा था कि 100% के आसपास बढ़ेंगे अप्रैल में। वैसे तो ठीक है, टाइमिंग ठीक है दाम बढ़ने की। जब ये अप्रैल मई का टाइम जो अप्रैल के वक्त आता है उस वक्त महंगाई बढ़ जाए तो ठीक रहता है। नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि वो 1 अप्रैल से बढ़ता है। हाँ, तो मार्च में सब क्लोज हो जाता है ना, 31 मार्च को। पहले अप्रैल से सैलरी बढ़ जाएगी। आप इतने उत्साहित भी क्यों हैं? टाइम तो लगेगा ना। तो उसी वक्त बढ़े तो कम से कम पता है ना कि हमको इतना तो इंक्रीमेंट होना चाहिए, इन्फ्लेशन को बीट कर पाए, है कि नहीं? तो ये नहीं तो क्या अच्छा है। अब पता चला कि मार्च अप्रैल मई में आपके इन्फ्लेशन है 1.5% 2%, तो सैलरी उस हिसाब से बढ़ेगी। फिर पता चला अक्टूबर नवंबर में 8% हो गया। तो फिर तो ये सही टाइम पे हो रहा है। अगर होना ही है तो ना हो तब तो बढ़िया है, नहीं तो नॉमिनल जीडीपी की तरह नॉमिनल अप्रेजल भी करना चाहिए आपको। हाँ, वो इन्फ्लेशन लिंक जुड़ा के करना चाहिए, इन्फ्लेशन लिंक्ड होना चाहिए, इंडेक्सेशन वाला। चलिए, ये तो जो होगा वो होगा, वरुण की किस्मत। आप ये कह रहे कि सिर्फ अप्रेजल मेरा होगा? आपका सबसे बढ़िया होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके, तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी रिसर्च जो वरुण लेकर आए कि किस तरह से सेरामिक कंपनियों के लिए मुश्किलें होती जब गैस के दाम बढ़ते हैं। तो चोपड़ा साहब, कोई विशेष टिप्पणी आपकी इस पर? अनिल जी, मैं पहले से ही कह रहा हूँ कंपनीज को अपनी बॉटम लाइंस प्रोटेक्ट करने में कठिनाई होगी। तो मुझे ऐसा लगता है लोग अपना जो प्लान्स हैं वो मुलतवी करेंगे, चाहे वो किसी प्रकार का कोई रिपेयर मेंटेनेंस कराना हो वो भी, या नया घर बनाना हो वो भी। थोड़े समय तक मुझे लगता है इन्फ्लेशन काफ़ी परेशान करेगी। तो इसलिए बेहतर है कि हम लोग ऐसी कंपनीज में रहें, स्टॉक्स में रहें जो कमोडिटी रिलेटेड है। अगर आप कहें तो मैं 1-2 स्टॉक्स बोलना चाहूँगा जो कहीं ना कहीं एसेंशियल्स हैं। इसमें 2 कंपनीज मुझे अच्छी लग रही हैं। एक तो हरिसन मलयालम जो चाय में है। तो मुझे लगता है कि चाय ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं एसेंशियल है। हर एक व्यक्ति सुबह उठते ही चाय पीता है
और चाहे उसका भाव 400 रुपये किलो, चाहे 500 रुपये किलो, तो चाय तो चाहिए होती है। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉफ़ी भी पीते हैं। तो दूसरा स्टॉक है टाटा कॉफ़ी। मुझे लगता है ये दोनों कमोडिटीज़ ही हैं और खाद्य से रिलेटेड हैं, एडिबल चीज़ें हैं, तो इन दोनों में अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। और ये दोनों ही चार्ट्स पे भी अच्छे लग रहे हैं, फंडामेंटली भी मुझे लगता है दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, टाटा कॉफ़ी भी और हर्सन मलयालम भी। तो हमारी स्ट्रैटेजी यही है जो हम बार बार बोल रहे हैं कि कमोडिटीज़ के आसपास रहा जाए। वहाँ पर जो एसेंशियल्स हैं वो उसको आप नेगेट नहीं कर सकते, तो वो उसमें तेज़ी बनी रहेगी। पर निश्चित रूप से सिरेमिक कंपनीज की अगर आप बात करें तो अभी प्रेशर रहेगा और सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं अनिल जी। चाहे वो जो क्रूड बढ़ने से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, और लोगों की डिस्पोजेबल इनकम्स भी कम होती है, जैसे मैंने पहले बोला। तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप अभी भी बात कर रहे थे अप्रेजल्स की। तो मुझे नहीं पता किस प्रकार से कंपनीज अप्रेजल करेंगी, बट थोड़ा इफेक्ट ज़रूर आएगा। ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी, और हर चीज़ ये कहीं ना कहीं खाने पीने की चीज़ों में, सब्जियों में, कुछ कपड़ों में, हर जगह घुस जाती है इन्फ्लेशन, और वो बहुत परेशान करने वाली होती है। तो बेटर टू बी विद कमोडिटीज। नहीं, चिंता है सर, अच्छा ही करेगी, अप्रेजल खराब क्यों करेगी आप? अच्छा चोपड़ा साहब बताइए आपकी ओपिनियन जनरली, दीप कैसा काम कर रहे हैं? दीप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपकी एब्सेंस में भी अनिल जी मैंने देखा है कि इनकी कमिटमेंट बोलिए कोई कमी नहीं होती है। नो डाउट। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, आपका जो तजुर्बा है, आपका जो स्क्रीन प्रेजेंस है, वो आउटस्टैंडिंग है। वो मेरे को नहीं लगता कोई इस देश में कोई आप जैसा व्यक्ति है। मगर दीप पूरी मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, और आपके एब्सेंस में भी पूरी कमिटमेंट से लगे रहते हैं। तो मेरे हिसाब से तो एक अच्छे डेप्यूटी हैं आपके। मैंने तो दीप के लिए पूछा, आपने मेरा भी अप्रेजल कर डाला। दीप ये वाली रिकॉर्डिंग जरा निकलवा के भिजवा दीजिए सही जगह पर एकदम। दोनों का काम एक साथ हो गया। अरे मुझे भी कहीं भेजनी पड़ती है, तो इसमें मेरा भी काम हो गया। तो चलिए चोपड़ा साहब, धन्यवाद। दीप की तारीफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। वाकई में हमारी टीम ये है कमाल पूरी हमारी टीम का, जो आप ओनर है, जो हमारे सारे एक्सपर्ट्स और आप लोग हैं, और फिर हमारी जो पीछे टीम है। हम यहाँ बैठे तो हम आराम से, हमारा नाम हो जाता है थोड़ा। बाकी काम करने वाले लोग सारे पीछे हैं, जो जबरदस्त काम करते हुए दिख रहे हैं। जैसे पीछे से काम करने के मामले में, अच्छा मेरे भी कल के 2000 है, लेकिन उससे पहले सुमित जी भी इंतजार कर रहे हैं। पहले एक बार सुमित जी के लिए बिगुल हो जाए, मेरा तो बाद में भी हो जाएगा। बताएं सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक आया है। मेरे को लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से बढ़िया मूव दिखाने को तैयार है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 49 रुपीज 50 पैसा 50 रुपया। स्टॉक का नाम है भेल, BHEL। भेल के अंदर मोमेंटम बन रहा है। कल का हाई टूट चुका है और रिसेंट के लो से अभी ये बाउंस बैक दिखाने की कोशिश कर रहा है। भेल के अंदर यहाँ पे CMB पे खरीदारी करे। स्टॉक का जो ऊपर में टारगेट होगा 52 रुपए 50 पैसा और 55 रुपए, ये दो टारगेट जल्दी ही शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से भेल के अंदर देखने को मिलेंगे। 47.5 48 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। 47.50 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 52.5 से लेके 55 तक के टारगेट जल्दी ही शॉर्ट टर्म में भेल में ऊपर की तरफ देखने को मिलने चाहिए। HEL इस पर करें खरीदारी। 55 के टारगेट यानी कि 10% की रैली सुमित जी को इस काउंटर पर यहां से आती हुई दिख रही है। पर आइए, अनिल जी की भी है पिक तैयार, बिगुल कल के 2000। बताएं सर। शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट ढूंढ रहा हूँ दीप, और उसमें नजर आ रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। 134 रुपए के आसपास से यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। 137, 140 और 144 ये 3 टारगेट है जिसके लिए आपको करनी है खरीदारी। 130 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करनी चाहिए। एकदम परफेक्ट लेवल पर बार बार यहाँ पर सपोर्ट लेकर ये स्टॉक घूमता नजर आ रहा है। 128 से 130 की रेंज में सपोर्ट लिया है और एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार होता है। देखा, प्योरली शॉर्ट कवरिंग वाला मामला है। स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें, टारगेट पे पार्शियली बुक करें, या फिर वहां पर आप स्टॉप लॉस को और ट्रेल करते चले। 137, 140, 144 कोई फंडामेंटल कारण नहीं दे रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पोजीशंस के लिहाज से कहाँ ट्रेडिंग पोजीशंस बनी है, कौन से बार बार गिरे, कौन से स्टॉक सपोर्ट लेवल से ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली एक एक्सिस बैंक भी मेरे रडार पे था, लेकिन ऑलरेडी 15 रुपये चूंकि भाग गया, तो मैंने कहा चलिए एक्सिस बैंक छोड़ दिए। मैं बैंक्स और NBFCs में ही देख रहा हूँ कि वहीं पर कुछ न कुछ मौके नजर आ रहे हैं, क्योंकि 33,000 के ऊपर बैंक निफ्टी टिक गया है, ठीक है ना। और निफ्टी 16,000 के आसपास स्ट्रगल भले कर रहा है अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद, लेकिन बैंक निफ्टी
कंपैरेटिवली थोड़ा बेहतर होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर अब 33,000 के ऊपर टिकने के बाद। तो बैंक्स और एनबीएफसी थोड़ी रिकवरी दिखाने की कोशिश कर सकते हैं और ऐसे में एमएनएम फाइनेंस पर आप एक बार चांस ले सकते हैं, लेकिन ओवरनाइट पोजीशन रखें तो इसी कंडीशन पर रखें कि आपकी ताकत रहे उतनी रिस्क लेने की, और रिस्क लेने की ताकत ना हो तो फिर कल हम निफ्टी की बात कर रहे थे जी। अब होता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे खुल जाता है वो, इसलिए ऑप्शंस की कल हमने बात की, लेकिन अगर किसी ने रखा है तो आज आप देख सकते हैं कि मुनाफा बढ़िया होता दिख रहा है। तो ये थोड़ी ऊपर नीचे होगी इस तरह के माहौल में, डिसिप्लिन रखना भी जरूरी है। कभी कभी आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो सकते हैं, लेकिन कई बार ये कि मार्केट जब आपको अच्छा रिकवरी देता है तो एक बार मौका बन सकता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट आपको अपना रखना है, ये ध्यान में रखिएगा जरूर, और क्वांटिटी कम ही करिए। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए अनिल जी की तरफ से राय। रिस्क के हिसाब से ट्रेड करें, क्वांटिटी अपनी कंट्रोल में रखें, बट थोड़ा बाउंस बैक में आपको मौके ढूंढने हैं। आइए मौका एक और देने के लिए तैयार है जय ठक्कर, कैश का ऑप्शन। बताएं जय। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू दीपांशु, गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। दीप, खरीदना इस समय पर बैंक निफ्टी का 33,500 का कॉल ऑप्शन 340 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको आप खरीदे, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 144 का, सो 340 पे खरीदे, 144 का स्टॉप लॉस, 33,500 का कॉल, 10 मार्च की एक्सपायरी का। टारगेट ऊपर में जो पहला वाला निकल कर आ रहा है वो 583 का है, सेकंड टारगेट है 696। 583 एंड 696 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे बैंक निफ्टी। मैं कमेंट्री सुन ही रहा था अनिल जी की भी, कि जैसे उन्होंने कहा कि अभी 33,000 के ऊपर बैंक निफ्टी कंफर्टेबल ट्रेड कर रहा है, दैट इज द लेवल टू वॉच आउट फॉर, दैट इज द करेक्ट लेवल टू वॉच आउट फॉर। उसके ऊपर अगर होता है ये, तो ये 33,400 के लेवल्स पहले दिखाएगा थी, दूसरे लेवल्स आता है 33,725 एंड अल्टीमेट इसके लेवल्स जो बनकर आ रहे हैं वो है 34,000। सो दीज आर द थ्री लेवल्स टू वॉच आउट फॉर ऑन द अपसाइड, 33,400, 33,725 एंड 34,000 इन दिस बाउंस बैक। ये पहले बाउंस बैक करता है एंड फिर अब हम देखते हैं कि पुल बैक आता है कि नहीं, पुल बैक आता है, तो उसी के लिए ये तो 33,500 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। बाउंस बैक में और तेजी बनती हुई दिख रही है, और अनिल जी आप भी थोड़ी देर पहले यही पॉइंट मेक कर रहे थे, 33,300 की आप बात कर ही रहे थे, 33,200 पर तो आ ही चुका है आज आएगा, और बढ़िया मोमेंटम और 33,300 का आज की बात हुई थी, 33,200 तक आ गया, वो दिखा रहा है इसमें। और जो जय बोल रहे हैं 100% सही है। वैसे भी सुबह का जय का देखिए कॉल ऑप्शन 15,900 का कॉल ऑप्शन जो दिया था उन्होंने, वो भी परफेक्ट रहा। अभी भी आप देखिए थोड़ी सी वॉलेटिलिटी होगी तो वहां पर स्टॉप लॉसेस आपको संभाल कर रखने हैं, लगाने हैं, वो होगा ऊपर नीचे। वॉलेटिलिटी हमारे हाथ में नहीं, डायरेक्शन हमारे हाथ में, या कहां से ऊपर आने के चांस बन सकते हैं वो हमारे हाथ में। तो आप देखिए 33,500 का कॉल ऑप्शन बोल रहे हैं जय, आप 33,200 पे है, करेक्ट। जो पहली रेंज है 33,300 से 33,525 की, अगर 33,400 और 33,525 दो अगले लेवल है 33,300 के बाद, वहां पहुंच गया तो आपका ये टारगेट वैसे भी आ जाएगा। उसके बाद जो जय बोल रहे हैं जय 33,900 से 34,100 वहां जाके रुकेगा बैंक निफ्टी। ओके, वहां पर हम रिव्यू पर चाहिए 16,125, 16,250 ये बैंक निफ्टी की रेंज होगी, वहां जाकर रुकेगा, उसको पार करने के लिए अच्छी खबर चाहिए। अंडरस्टूड। तो 16,125, 16,250 पे हम रिव्यू करेंगे जी कि ऊपर जाना है कि नहीं जाना है, या वापस नीचे आ जाना है। 33,900, 34,100 मैं स्पॉट लेवल बता रहा हूं आपको, बैंक निफ्टी के और निफ्टी के दोनों ही। 33,900, 34,100 पर जाएंगे, वहां रिव्यू करेंगे कि वापस ऊपर जाना है या नहीं जाना है। उम्मीद करेंगे इस बीच में कोई खराब खबर ना है। देखिए डेटा वेटा सब चीज को खबर कभी भी गलत साबित कर सकती है, वो अपनी जगह। लेकिन आइए 33,300 के बेहद करीब पहुंचते हुए दिख रहे हैं हम बैंक निफ्टी पर, ये क्लियर कर दिख रहा है। वागले साहब के लिए बिल्कुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, टीसीएस को बीटीएसटी करना है, 359697 का करंट भाव है, 3600 के पार निकलने के बाद मोमेंटम आना चाहिए, और आज ये काफी शांत है, बाकी सारे स्टॉक चले हैं, तो मुझे लगता है ये इसमें कल एक अच्छी मूव आनी चाहिए। मेरा कल का टारगेट 3650 होगा, आपका स्टॉप लॉस एक 20 रुपए नीचे होना चाहिए 3578 का। टीसीएस पर खरीदारी की राय, आईटी दिग्गजों की बात करें या बैंक्स की बात करें, दोनों तरफ। टीसीएस से याद आया, काफी लोग मुझे याद दिला रहे हैं बार बार ट्वीट करके कि आपको टीसीएस पे आज बोला था। मेरी याददाश्त इतनी खराब नहीं है भाइयों, यकीन मानिए, इतने पुराने लेवल्स और डेट एक साथ बता देता हूँ निफ्टी के, तो मुझे क्या काम करना मुझे याद है। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ डिटेल जो एंटाइटलमेंट रेशियो और एक्सेप्टेंस रेशियो के बीच का फर्क है, मैं आपको बोलूँ उससे पहले मैं समझ तो लूँ जी। तो वो मैंने इन्फॉर्मेशन कुछ
कंपनी से और मर्चेंट बैंकर से मांगी है, ताकि एक बार मुझे पता चल जाए। मुझे याद है मेरा काम, आप चिंता मत करिए। कब खुल रहा है टीसीएस का? कल खुल रहा है, और 23 तारीख है ना? 23 बहुत टाइम है आपको शेयर सरेंडर करने का। हड़बड़ी ना करें, जल्दबाजी ना करें, निश्चिंत रहें, बंद हो जाने दे। टीसीएस में नुकसान नहीं होगा, भरोसा रखें अपने आप पर। मुझ पे नहीं है तो कोई बात नहीं, खुद पे रखें कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छा शेयर चुना है और आपको नुकसान नहीं होगा। बस ये 3 मंत्रों का जाप करते रहे, चिंता न करें, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। टीसीएस खरीदा है आपने, कोई कचरा नहीं खरीदा, टीसीएस खरीदा है। टीसीएस अगर टीसीएस खरीद कर हम नुकसान करेंगे तो फिर स्टॉक मार्केट में आने का फायदा ही क्या है? एग्जैक्टली, है ना, फिर तो आना ही नहीं चाहिए हमें। बिल्कुल करेक्ट, कोई चिंता ना करें। ऊपर नीचे वो एक अलग चीज़ है, आपकी एंट्री 3800 में होती है, 3600 में होती है, 3500 में होती है, वो एक अलग बात है। निश्चिंत रहे, आराम से चैन की नींद सोएं, आपके लिए टेंशन लेने के लिए हम बैठे हैं। बिल्कुल तैयार भी हैं सर उसके साथ। चलिए, तो चर्चा करेंगे टीसीएस पर, ज़रूर करेंगे। कल इस पर आपको और हम डिटेल्स देने की कोशिश करेंगे। पर एक स्टॉक जिस पर डिटेल लेना ज़रूरी है और वो है मदरसन सुमी। अब आज के अगर आप लेवल्स देखेंगे तो निचले स्तर से बढ़िया रिकवरी आई है, नो डाउट अबाउट इट। पर 2 महीने के अगर आप चार्ट देखें तो 2 महीने में आधा हो गया है। 11 जनवरी को ये स्टॉक 250 के लेवल पर ट्रेड करता था, वहां से देखिए तो आज 125 के लेवल पर है, बल्कि आज का लो देखेंगे तो 120 नीचे भी गया था। क्यों इतनी तेज गिरावट आई है कि सिर्फ 2 महीनों में आधा हो गया है ये शेयर? आइए जानते हैं कुशल के साथ। कुशल, क्या गड़बड़ी है मदरसन सुमी में? देखिए, जैसे आप बता रहे हैं कि 2 महीनों में ये 50% तक टूटता हुआ नजर आया है, उसमें से आप देखिए 22 से 25% तक की गिरावट 24 फरवरी के बाद ही आती हुई नजर आई है, जब से वॉर रशिया और यूक्रेन के बीच में शुरू हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो मेजॉरिटी इंप्लीकेशन है वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से आता हुआ नजर आया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो इनके टॉप 3 ग्राहक हैं, जिसमें मर्सिडीज हो गया, वोक्सवैगन हो गया, ऑडी हो गया, जहाँ से इनका करीबन 30% कुल मिलाकर रेवेन्यू आता है, उन्होंने रशिया में अपने जो प्लांट्स हैं और जो एक्सपोर्ट्स है, रशिया को जो एक्सपोर्ट्स करते हैं उसको बंद कर दिया है। तो इसका जो रेवेन्यू यहाँ पर डिराइव होता था, कहीं ना कहीं यहाँ पर इम्पैक्ट बड़ा आने वाला है। ऑटो एंसिलरी स्पेस है तो प्रोडक्शन बंद किया है, तो जो डिमांड है ऑटो एंसिलरी की वो इनके लिए कम होती हुई नजर आएगी टॉप 3 ग्राहकों से। साथ ही आप देखिए सेमीकंडक्टर की जो दिक्कतें हैं वो तो अभी भी जारी हैं। इनफैक्ट अगर आप टॉप 20 कस्टमर्स की बात करेंगे तो ये टॉप 3 कस्टमर्स को इंक्लूड करके लगभग 73% रेवेन्यू इनका आता है। तो डिपेंडेंसी भी काफ़ी हाई है। और जिस तरह से यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के बीच में तनाव बढ़ते हुए दिख रहे हैं और जो सैंक्शंस लगेंगे, और अब ऐसा भी हो सकता है कि रशिया जो है काउंटर सैंक्शंस यूरोप के भी ऊपर भी लगाता हुआ नजर आए, तो यहाँ पर बड़ा इंपैक्ट हो सकता है आगे चलकर मदरसन सुमी पर। बट हाल फिलहाल जिस तरह से अभी तनाव बना हुआ है उसको देखते हुए इसीलिए निवेशक शायद चिंतित है और सेल आउट करने की वजह से आप देखिए यहाँ पर बिकवाली हमें देखने को मिल रही है। बुरा हाल है सर, गजब ही है, बहुत जबरदस्त गिरा है। एक्चुअली हम जब टाटा मोटर्स की बात कर रहे थे, ग्लोबली कुछ भी हुई है गिरता है, आई थिंक मदरसन भी वैसा ही प्रॉक्सी है। कुछ यूरोप में स्पेशली मदरसन के तो पूरे मेरे ख्याल से 25-26 उन्होंने कंपनियां एक्वायर की दुनिया भर। करेक्ट सर, वो तो मतलब एक्विजिशन मास्टर है एकदम। हाँ, तो इसलिए आज से ग्लोबली तकलीफों पर ये स्टॉक थोड़ा और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। आइए खतरनाक पिक लेकर आ रहे हैं हिमांशु गुप्ता जी अपनी स्पेशल पिक के साथ, लाइफलाइन यूज करते हुए फोन अ फ्रेंड। हिमांशु जी स्वागत है। अरे ओ अच्छा, फोटो पुरानी है, मैं सोचा था हिमांशु जी सुबह तो वो दाढ़ी में कौन सा जो सुमित जी बता रहे थे ना, मैं झुकेगा नहीं टाइप वाले, उस अवतार में थे। हाँ, उस अवतार में थे। अभी एकदम नीट एंड क्लीन नजर आ रहे हैं। हिमांशु जी बताइए, पिक बताइए अपनी। गुड आफ्टरनून जी। अनिल जी, शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट ढूंढ रहा हूँ मैं भी, जो जिनमें बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी है, और वैसा ही एक स्टॉक है मनापुरम फाइनेंस। अनिल जी, जबरदस्त स्टॉक की पिटाई हुई है। आज के सेशन में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर देखने को मिली है। डेरिवेटिव डेटा बहुत ही अच्छे सजेस्ट कर रहे हैं अनिल जी। 120, 125, 130 अक्रॉस स्ट्राइक प्राइस में एक अनवाइंडिंग एक्टिविटी क्लियरली विजिबल है। और अनिल जी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली गोल्ड की कीमतें $2000 के ऊपर पहुंच चुकी हैं, जिसका बड़ा बेनिफिशियरी ये स्टॉक है। मुझे लगता है कि इस स्टॉक में यहाँ से एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली शुरू हो सकती है, और जिसके चलते यहाँ पर 126, 130 और 134 रुपए तक के टारगेट 1 से 2 दिनों में आते हुए नजर आ सकते हैं। मनापुरम में यहाँ पर अनिल जी खरीदारी करके चलें, BTSC के तौर पर भी लेके जा सकते हैं 118 के स्टॉप लॉस के साथ, और अल्टरनेटिवली ऑप्शन के जरिए 120 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीद कर चलने की सलाह है। 7-7.25 रुपए के बीच में एंट्री करके चलें, इसमें 6 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। 9 रुपए और 10.5 रुपए तक के टारगेट मनापुरम फाइनेंस की 120 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में आते हुए नजर आ सकते हैं। जी सर।
आज तो हिमांशु जी आप गजब ही कर रहे हैं सारे, मतलब पहले सिमी जी ने मेरा आइडिया लिया बैंक ऑफ बड़ौदा वाला, सब मेरे से आगे ही चल रहे हैं। आज हिमांशु जी, मैं सोच रहा था कि कौन सी नेक्स्ट NBFC होनी चाहिए M&M फाइनेंस के बाद, और मेरा मनापुरम ध्यान में आया है। हिमांशु जी की पिक आ गई मनापुरम पे, और मैं एक्चुअली इनकी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। 3-20 हो गया तो मैं सोचा अब झाड़ो छोड़ो, कल की कल देखी जाएगी, लेकिन ये कन्विक्शन चार्ट्स का, बिल्कुल ये स्किल्स है। हिमांशु जी प्योरली BTST के तौर पर मनापुरम फाइनेंस खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। अगर थोड़ा भी मार्केट कल ठीक रहा ना दीप, अगर आज रात को अमेरिका वगैरह, तो कल कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अच्छी शॉर्ट कवरेज दिखा सकते हैं। अब रात को क्या होता है, कल सुबह क्या होता है, खबरें ढेर सारी, ये रिस्क तो हमेशा रहती है, वो अपनी जगह, बट स्टॉक्स अभी के माहौल को देखते हुए सही चुने हैं, ये बात आप कह सकते हो। तो मनापुरम एक और स्टॉक है जहाँ पर खरीदारी करने की राय हिमांशु जी की तरफ से। 3-20 की स्ट्रेटजी पर रिमाइंडर आ रहे हैं भाई। चलिए सर, स्ट्रैटेजी 3-20 की। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। सर ग्लोबल मूड माहौल भी ठीक दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स 75 अंक ऊपर, नैस्डैक फ्यूचर्स 1/4% ऊपर आपको दिख रहे हैं। यूरोप के बाजारों में पॉजिटिविटी दिख रही है, 2% 1.5 से 2% ऊपर। कच्चा तेल 126 पर है, तो कोई ऐसी बड़ी मूव नहीं है ये। निकल भी ऊपर से थोड़ा फिसला है, तो स्टेबल दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं ग्लोबल क्यूज। रुपया भी रिकॉर्ड लो से थोड़ा रिकवर हुआ है, क्या करके जाएं सर? दीप, ऐसे तो दिल तो कहता है तेजी करनी चाहिए, दिमाग कहता है कि शांति से बैठो ना भाई, क्यों उछल कूद करना है। एक दिन ही एक दिन क्या, एक दिन की तेजी में इतना उत्साहित होने की क्या जरूरत है। अनडाउटेडली ओवरसोल्ड मार्केट है आज लंबे समय बाद। आज सुबह 8 बजे हमने कहा कि FNO के संकेत पॉजिटिव हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 33,300 का बैंक निफ्टी का टारगेट 33,263 लगाकर आ गया, लगभग वहां पहुंच गया। सो मेरा पॉइंट ये कि अगर रिस्क लेने की ताकत नहीं है, जो कि आपकी नहीं होगी, तो शांति से बेटा कल की कल देखेंगे। लेकिन अगर आपकी रिस्क लेने की ताकत है तो सूटेबल आप स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन रखें। शॉर्ट पोजीशन रखना थोड़ा सा कम एडवाइजेबल है। फ्रेश कल ऊपर के लेवल पे करने का अगर मौका मिलेगा तो ठीक, ऊपर के लेवल पे नहीं मिलेगा तो नीचे के लेवल पे मिलेगा। शॉर्ट करने का मौका तो आपको मिल ही जाएगा, लॉन्ग करने का कम ही मिलता है। तो अगर बहुत रिस्क लेने की ताकत है तो ही रहे। ये मानकर चलें 50-50% चांस है, क्योंकि अल्टीमेटली खबर ठीक है। आज आप नीचे से एक अच्छा बाउंस देख रहे हैं, वो सब कुछ ठीक है कि 15,671 से आपने करीबन 300-350 पॉइंट की तेजी देख ली नीचे से, और बैंक निफ्टी में भी लगभग आपने 1,000 पॉइंट की तेजी नीचे से देख ली है। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया। मार्केट के हरे निशान में होने का मतलब ये नहीं कि खबरें अच्छी ही आएंगी। ओवरसोल्ड मार्केट थोड़े बढ़ सकते हैं, वो अपनी जगह, लेकिन आपको मार्केट ऊपर खुलेगा या नहीं खुलेगा ये ध्यान में नहीं रखना है। आप ये मान के चले आपने जो पोजीशन ली उसके विपरीत खुलेगा, और वो रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर आप लेकर जाना चाहें तो ठीक है, नहीं तो जो पिछले 8-10 दिन से हमारा स्टैंड है आज भी वही है। फ्रेश पोजीशन ना बनाएं, जिस पोजीशन में प्रॉफिट आ रहा है ले लीजिए, कल की कल देखी जाएगी। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए इसमें राय जहां तक बाजार का सवाल है। आइए कुछ फाइनल कॉल्स ले लें क्लोजिंग से पहले लेते हैं जय का जैकपॉट। बताया जाए। जी दीपांशु, ओवरऑल अगर आप देखिए मार्केट में तो डेफिनेटली बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम हमें बनते हुए देखने मिल रहा है। एंड आई थिंक इसीलिए इसमें से कोई बैंकिंग स्टॉक्स में ही बैंकिंग फाइनेंशियल, जैसे अनिल जी भी कह रहे थे, हिमांशु भी कह रहे थे, मेरा भी व्यू वही है कि इसमें ध्यान रखना चाहिए। फेडरल बैंक मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है दीपांशु, फेडरल बैंक में अच्छी तेजी देखने मिल सकती है, इसलिए इसका 90 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन यहाँ पे आपको खरीद कर चलना है। ये ट्रेड कर रहा है करीब 4 रुपए के आसपास दीपांशु। फेडरल बैंक का 90 का कॉल ऑप्शन खरीदे जो 4 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाइए 2.75 रुपए का। पहला टारगेट जो इसका आपका बनेगा दैट वुड बी एट 6.70 एंड दूसरा टारगेट जो बन रहा है वो 8.5 का है, 8.50। 670, 850 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे। फेडरल बैंक का 90 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि दीपांशु जो हिसाब से आज के ट्रेडिंग सेशन में एक रिवर्सल देखने मिला है आफ्टर 3-4 डेज ऑफ कंटिन्यूअस सेल ऑफ, ऊपर में हमें लगभग स्पॉट में 95 से 97 तक के लेवल्स ऑन द इमीडिएट बेसिस देखने मिलने चाहिए। ओके, तो ये है फेडरल बैंक का। सुमित जी आपका भी कॉल बता दें सर, बिगुल के बिना ही। दीपांशु, अनिल जी ने M&M फाइनेंस दिया, फिर हिमांशु ने मन्नापुरम दिया, तो मेरे पास भी अब एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है जो यहाँ से एक बढ़िया बाउंस बैक ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए।
₹62.50 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस के अंदर ओवरसोल्ड लेवल से एक बाउंस बैक अभी देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक में मेरे को लग रहा है यहां से ऊपर में ₹65 से लेके ₹67 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ₹60 का स्टॉप लॉस लगा के L&T फाइनेंस में खरीदारी करें। एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है 65 से 67 के टारगेट के लिए। ऑप्शन में भी ट्रेड लिया जा सकता है। 63 वाला कॉल अभी CMB पे खरीदारी करें। ₹3.10, स्टॉप लॉस ₹2.10, टारगेट 4.5 से ₹5 तक के 63 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए L&T फाइनेंस, जहां पर आपको करनी है खरीदारी। तो L&T फाइनेंस, M&M फाइनेंस, साथ ही मनापुरम, ये सारे काउंटर्स शॉर्ट कवरिंग के लिए हो रहे हैं तैयार। और शॉर्ट कवरिंग की वजह से लंबे समय बाद आप बाजार पर एक बढ़िया क्लोजिंग की तरफ मूव करते हुए दिख रहे हैं। 16,000 के ऊपर निफ्टी क्लोज हो रहा है। 33,200 के करीब बैंक निफ्टी क्लोज होने की तैयारी में है। IOC, हालांकि पंप लेवल पर दाम अभी तो नहीं बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के, बट बढ़ने वाले हैं ऐसा बाजार का अनुमान है, क्योंकि टॉप गेनर आपका आज IOC ही था। सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर, TCS, टेक महिंद्रा, NTPC, सिप्ला, रेड्डीज, विप्रो, श्री सीमेंट, डिवीज, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, अल्ट्राटेक, इन्फोसिस, अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है। ब्रॉड बेस्ड एक मूव बाजार में आती हुई दिख रही है। जो सुबह से हम देख रहे थे एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफी हेल्दी रहा, उसका भी आप इंपैक्ट देख रहे हैं। मेटल से थोड़ा रोटेशन हुआ, मुनाफा वसूली हुई। ऑयल एंड गैस से थोड़ा रोटेशन हुआ, तो हिंडाल्को, ONGC, टाटा स्टील, JSW स्टील, ये सारे स्टॉक्स गिरे हैं। ब्रिटानिया, नेस्ले पर अभी भी दबाव है, मार्जिन प्रेशर का डर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं किया, हालांकि निचले स्तरों से रिकवर जरूर हुआ था। कोल इंडिया और SBI भी एकदम सपाट बंद होते आपको दिख रहे हैं। वायदा कारोबार के कुछ और काउंटर्स की तरफ आए तो बड़ी तेजी आपने बनती हुई देखी है। IGL में दाम दो इन्होंने बढ़ाए हैं 10% ऊपर। साथ ही MGL और गुजरात गैस में भी अच्छी तेजी रही। सिटी यूनियन बैंक 6.5% ऊपर। आप PVR में एक बड़ा ब्रेकआउट आ जाते हुए आपको दिखा। चंबल फर्टिलाइजर, SBI कार्ड्स, RBL बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, ये सारे स्टॉक्स में अच्छी तेजी दिखी। इंडिया सीमेंट, अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, ये भी तेजी में रहे। ओबरॉय रियल्टी में अच्छी खरीदारी दिखी। इसके साथ ही इंटेलेक्ट डिजाइन, बिरला सॉफ्ट, डेल्टा कॉप, HDFC, AMC में रहे। वोडाफोन भी आपको ₹10 पर वापस आते हुए दिखा। JK सीमेंट लगातार दूसरे दिन बड़ा ब्रेकडाउन। नाल्को पर प्रेशर, बाकी मेटल स्टॉक्स के साथ सेल पर प्रेशर। गेल भी आज फिसलता हुआ दिखा। वेदांता, वर्लपूल, HPCL सरप्राइजिंगली ये भी आज नीचे था, हालांकि IOC में बड़ी तेजी आपने देखी है। नवीन फ्लोरिन, जी एंटरटेनमेंट और एस्कॉर्ट, साथ ही अपोलो टायर्स, कुछ और काउंटर्स जहां पर वीकनेस दिखी। बट अनिल जी, 16,000 के ऊपर निफ्टी, 33,200 के ऊपर बैंक निफ्टी, बढ़िया दिन सर। और निचले स्तरों से तो शानदार रिकवरी आ जाएगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, अच्छा ही माना जाएगा। जैसा उम्मीद थी आ गई। सुबह हम जो बात कर भी रहे थे कि एक ओवरसोल्ड बाजार है, आएगी एक मूव। फाइनली इतने दिनों बाद डेटा ने काम किया, मेरे को तो इसी में खुशी है कि एटलीस्ट डेटा काम तो कर रहा है। नहीं तो मतलब आपका तो भरोसा ही उठ जाए कि क्या करना है। रोज सुबह उठ के न्यूज़ ही देखनी तो न्यूज़ ही देखो। न डाउ पे भरोसा कर सकते, न रशिया पे, न यूक्रेन पे, न किसी और पे, न डेटा पे, सिर्फ और सिर्फ खबरों पे भरोसा। आज हेडलाइंस का दिन नहीं था, आज डेटा का दिन। हाँ, डेटा का दिन। देखो कितने दिन चलता है। फाइनली चलो हुई बढ़िया क्लोजिंग, बढ़िया कम से कम। मतलब बढ़िया तो मतलब क्या रिलीफ वाली कर दे, वो तो क्या बढ़िया होके भी क्या है सब क्या, मतलब ठीक है, थोड़ा सुधरा है तो अच्छा ही है। मतलब कम से कम आप महिला दर्शकों के लिए तो आज अच्छा है जी, जो हमारी नारी शक्ति है। देखो कुणाल जी, राकेश जी, बाकी सब एक्सपर्ट, देखो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन बाजार बढ़ गया, बाकी 364 दिन आप बचा भी नहीं पा रहे हो मार्केट। थोड़ा जोर लगाओ। देखो आज ही के दिन बढ़ना था, 16,000 के ऊपर देखो क्लोजिंग आई है निफ्टी की, और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 33,000 के ऊपर आती हुई दिख रही है। अच्छी क्लोजिंग, कम से कम रिलीफ वाली आप मान सकते हैं। 16,013 पूरे 150 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। निफ्टी 286 अंकों की मजबूती के साथ 33,158 पर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में रही 581 अंकों की मजबूती 53,424 पर। आज के कार्यक्रम का समापन समारोह यहीं पर संपूर्ण होता है। देखते सारे इंडेक्स हरे निशान में नहीं, एक आध लाल निशान में भी है। ऑयल एंड गैस, मेटल थोड़े मेटल स्पेशली 2% गिरे हैं, बाकी सब ठीक रहे, कोई चिंता की बात नहीं। देखते हैं सब कुछ ठीक हो तो अच्छा है। डाउ फ्यूचर्स आपके लिए 80 अंक ऊपर है इस वक्त। नेस्डेक फ्यूचर्स सर उठाए हुए हरे निशान में 13 पॉइंट ऊपर। देखते हैं क्या कुछ होता है। कल सुबह फिर से होगी आपसे मुलाकात। कल है बुधवार और तारीख कितनी रहेगी? 9। ठीक है, विदा लेने का वक्त है। वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी और हमारे बाकी सारे एक्सपर्ट्स का धन्यवाद अदा करें। उससे पहले आप सबसे निवेदन है, सामने मेरी तरफ देखें स्क्रीन पर। एक कुणाल जी आप पहले। हाँ, तो क्या है कि आजकल नीचे कब कौन गूगल कर ले सब पता नहीं चलता इन लोगों का। कोई गूगल नहीं करेगा ईमानदारी से, और हाथ ऐसा रखना सामने, उंगली ऐसे मुझे दिखे, ऐसे साइड में हाथ खड़ा करते तो मतलब पता नहीं चलता। सवाल आ रहा है मेरा आप लोग सब लोगों के लिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आप सबको पता है, राइट?
ये बताइए अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब होता है? किसी को डेट याद है? जी चौड़ा सा बताए। आई थिंक 19 नवंबर का होता है सर। 19 नवंबर। ओ सुमित जी, आप ये क्या मतलब हाथ हिला रहे या वो स्टाइल मारते कॉलेज के ज़माने को, ऐसा करते जैसे हाथ हिला रहे हो लेकिन पीछे लेके बाल संवारने के लिए? बताएं। अनिल जी, मैंने तो कहा था कि साल में 365 दिन में से 364 दिन लेडीज लोग के, महिलाओं के होते हैं। हाँ तो वो एक कौन सा है आप वाला? वही तो पूछ रहा हूँ। अनिल जी, मेरे को लगता है शायद इन्होंने सही बोला, नवंबर में ही आता है। 19 नवंबर। अब दीप गूगल कीजिए, मुझे भी नहीं पता। मैंने भी नहीं। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अनिल जी मुझे पूरा विश्वास है एक दिन तो जरूर पुरुषों का भी होगा ही अनिल जी, क्योंकि अंग्रेजी में कहते हैं अनिल जी एवरी डॉग हैज अ डे, तो एक दिन तो होगा ही अनिल जी। हम बात पुरुषों की कर रहे हैं। देखो आप है ना जिस तरह से हतोत्साहित कर रहे हैं दीप को, ये ठीक नहीं है मुझे। अच्छा बंसल जी के तो आज जो हृदय विदारक मार्मिक तस्वीरें बंसल जी ने भेजी है मुझे, मतलब मैं दिखा नहीं सकता टीवी पर। समझ तो गए होंगे बंसल जी। मतलब बंसल जी की डिमांड बहुत स्ट्रांग रहती है, घर पे चलती बहुत है बंसल जी। बंसल जी अगर अड़ जाए कि मतलब धोऊंगा तो गर्म पानी से ही, तो इन्हें गर्म पानी मिलता है। हर मांग इनकी पूरी की जाती है। तो भगवान सबको बंसल जी जितना पावरफुल बनाए। लेकिन चलिए मजाक की बात है। हमारी सारी महिला दर्शकों को बहुत बहुत एक बार फिर से बधाई, शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। आप इसी तरह से हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, खिलखिलाती रहें, क्योंकि अगर नारी शक्ति मजबूत है तो देश, आप, हम सब मजबूत है। इसी नोट के साथ आप सबसे लेंगे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह फिर से होगी मुलाकात।